कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर चुके थे। तो ब्रीफली एक बार मैं बता देता हूँ अबाउट कार्बोहाइड्रेट पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज कार्बोहाइड्रेट की। तो सबसे पहले तो इस वर्ड को पढ़ो एक बार, आप क्या लिखा हुआ है। तो ये वर्ड अपने आप में बोल तो नहीं सकता, लेकिन बहुत कुछ आपको समझा सकता है कि मैं क्या हूं। यस, तो कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रेट वर्ड नॉर्मल किसके लिए यूज करते हैं? वाटर के लिए। रिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन हाइड्रो वर्ड किसके लिए आता है? मेनली वाटर के लिए। और उससे पहले क्या लगा है? कार्बन। यानी बस एक तो इसमें पानी होता है, और पानी क्या होता है? H2O, और साथ में क्या है? कार्बन। ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, या जनरल फॉर्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो मेरे ख्याल से कोई रटने वाली बात इसमें है नहीं। पानी के बारे में सब जानते हैं, वाटर के बारे में, ठीक है ना। तो बस इसमें कार्बोनेट होता है। तो इसमें क्या होता है? जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम वही होता है जो वाटर का होता है। तो यहाँ पे क्या रेशियो है? H2 का क्या होता है रेशियो? भाई 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और 1 मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का। यस, तो इसमें भी सेम वही रेशियो होता है, और कार्बन 8 होता है प्लस में, ठीक है। अब इसको अपन क्या करते हैं? आगे डिवाइड करते हैं। जैसे ग्लूकोज अलग है, फ्रक्टोज अलग है, ठीक है। तो किसके ऊपर बेसिस होता है? वो नंबर ऑफ दी कार्बन। उसमें कार्बन एटम या कार्बन मॉलिक्यूल कितने हैं उसके बेसिस पे वो क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो कार्बन मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 6 होते हैं। यस, उसमें होते हैं 6। तो ये होता है बेसिक। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट आल्सो नोन एज क्या बोल सकते हैं? सैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या होता है? सैकेराइड्स होता है। तो कार्बोहाइड्रेट आल्सो नोन एज सैकेराइड्स, सैकेराइड्स, ठीक है। इसलिए अपन बोलते हैं मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, तो सैकेराइड। तो इसको सैकेराइड्स के नाम से भी अपन जानते हैं। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां से आपके बनना स्टार्ट होते हैं इंट्रोडक्शन से। तो पहला तो हो गया फॉर्मूला। तो अपन फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं CH2O और N। ये भी इसका फॉर्मूला होता है। या अपन लिखे CnH2ON, ये भी इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। और N स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ द कार्बन एटम। यस, तो एक तो फॉर्मूला आपको याद रखना पूछा जाता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपसे अगर पूछे प्राइमरी या मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पे करेक्ट आंसर कार्बोहाइड्रेट। मेन सोर्स अपनी बॉडी में एनर्जी का क्या होता है? हमेशा कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद में पूछा जाता है ये लिमिटेड सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। 24 आवर्स तक अगर आप कुछ भी नहीं खाते तो आपकी बॉडी को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। लेकिन आपके 24 आवर्स जो मैराथन करते हैं, एथलेट्स होते हैं, दो कितने दिन तक दौड़ते हैं मैराथन में? 1000 किलोमीटर होती है, कितने होती है? किलोमीटर होती है ना। तो कार्बोहाइड्रेट तो अब बीच में उनको खाने के लिए नहीं देते हैं, ठीक है ना, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मेन एनर्जी है वो तो 24 आवर्स। अपन कुछ इसका टाइम तो अगर 24 आवर्स से कुछ वर्क में भी फिक्स है कि उतने टाइम तक कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिल सकती है। उसके बाद में एनर्जी किससे मिलना स्टार्ट होती है? फैट से। किससे मिलती है? फैट से। तो इसलिए ये क्वेश्चन आया, इसलिए मैं बता रहा हूं कार्बोहाइड्रेट लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं बॉडी में। कैसे सोर्स होते हैं? लिमिटेड। तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड बाय द कार्बोहाइड्रेट। सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया कि बॉडी में लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने को मिलती है, तो वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। बट अब पता चला आपने कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर दिया तो क्या तुरंत फिर एनर्जी मिलना बंद हो जाना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान ने साथ में अनलिमिटेड सोर्स भी देके भेजा है। तो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। और अनलिमिटेड सोर्स एनर्जी का बॉडी में एकमात्र होता है, वो होता है लिपिड या फैट। क्या होता है? लिपिड या फैट। अब आपसे पूछ ले कि मैराथन दौड़ में जो दौड़ लगा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट से पानी पड़ेगी, वो तो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स स्टोरेज होता है 500 ग्राम। ग्लूकोज बॉडी में स्टोरेज कितना होता है? 500 ग्राम, जिसमें से अपन कह सकते हैं 400 ग्राम के आसपास तो होता है अपनी मसल्स में, और 100 ग्राम के आसपास होता है लीवर में। तो 500 हो गया, तो ये तो खत्म हो सकता है तुरंत। तो उसके बाद में एनर्जी किससे मिलती है? लिपिड से। इसलिए लिपिड हमेशा अनलिमिटेड सोर्स ऑफ द एनर्जी होती है बॉडी में। लिमिटेड सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्राइमरी सोर्स होते हैं, लिमिटेड सोर्स होते हैं। इसके बाद में अगर अपन बेसिक देखें थोड़ा दूसरी एक दो इंपॉर्टेंट चीज आपसे थोड़ा मैं ब्रीफली यहाँ पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर कोई पेशेंट जिसको कार्बोहाइड्रेट की डाइट के लिए अवॉइड या मना किया जाता है, तो क्या उसको बिल्कुल अपन बंद कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट? कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने किसी पेशेंट का कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल डाइट में देना बंद कर दिया तो फैट उसकी यूज होगी, और फैट यूज होगी तो क्या बनेगी? कीटोन बॉडीज, और बॉडी में क्या डेवलप हो जाएगा? कीटोएसिडोसिस। तो मिनिमम अमाउंट पर डे अडल्ट की बात करें तो 50 ग्राम तो लेना ही होता है। 50 ग्राम टू 100 ग्राम ये तो मिनिमम कार्बोहाइड्रेट बॉडी में लेना होता है। अगर इससे कम अगर कार्बोहाइड्रेट कर देते हैं तो फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कीटोएसिडोसिस पढ़ते हो ना, वो ये तो होता है। लिपिड यूज होगा, लिपिड यूज होगा तो उससे क्या बनेंगे? कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज बनेंगे तो बॉडी में क्या डेवलप हो जाएगा? कीटोएसिडोसिस, जो किस टाइप का एसिडोसिस है? मेटाबॉलिक। और जिसका क्लासिकल साइन या सिम्पटम क्या होता है? कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन, क्योंकि बॉडी कंपेंसेट करेगी, एसिडोसिस हो रहा है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जिम्मेदारी आ गई। गड़बड़ किसमें हो रही है? मेटाबॉलिक में। तो जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? रेस्पिरेटरी की। अब वो कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा? रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाएगा, जिसको आप क्या बोलते हो? टैकीपीनिया। डेप्थ को बढ़ाएगा, जिसको आप क्या बोलते हो? हाइपरथीनिया। और ये दोनों देखने को मिलते हैं कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन। यस, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना आपको। इसके बाद में अगर अपन बात करें, ठीक है, थोड़ा इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ठीक है, तो मैंने अपन इसको क्लासिफाई किया है केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर। वैसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन के बेसिस होते हैं, जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है वो केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की अगर बात करें, मोनो यानी सिंगल, तो इसमें सिंगल यूनिट ऑफ शुगर होती है। इनको अपन क्या बोल सकते हैं? शुगर भी बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है ना। तो सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट या सिंगल यूनिट ऑफ द शुगर होता है, उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड, यानी सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट।
इसको आगे नहीं तोड़ सकते। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट होती है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सा टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जिसको और ज्यादा हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। हाइड्रोलाइज का मींस होता है उसका और ज्यादा ब्रेकडाउन करना। तो अब सबसे छोटी ये चीज है, तो इसको बना के और नहीं तोड़ सकते, तो इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, तो ये नॉट हाइड्रोलाइज्ड। भाई इससे छोटी कोई होता नहीं कार्बोहाइड्रेट में, कुछ सबसे छोटी यूनिट भी यही होती है, तो इसको और ज्यादा अपन नहीं तोड़ सकते। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कौन से टाइप के कार्बोहाइड्रेट को अपन हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, तो मोनोसेकेराइड। बाकी सबको कर सकते हैं, जैसे पॉलीसेकेराइड है तो हाइड्रोलाइज करके डाई या ओलिगोसेकेराइड बना सकते हैं। डाई है तो उसका हाइड्रोलाइज करके अपन मोनोसेकेराइड बना सकते हैं। लेकिन मोनोसेकेराइड तो सबसे सिंगल यूनिट है, इसको और ज्यादा अपन नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो अब इसके कुछ अपन देख लेते हैं एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है सबसे, किसके, मोनोसेकेराइड के। एक इंपॉर्टेंट चीज और, मोनोसेकेराइड को अपन सिंपल शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल शुगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से एक एमसीक्यू। सिंपल शुगर बोलते हैं, यानी ये तुरंत अपन लेते हैं। तो अब देखो कोई भी चीज खाने में लेते हैं तो सबसे पहले उसका डाइजेशन होता है। अब आपने अगर डायरेक्ट मोनोसेकेराइड लिया है तो इसका डाइजेशन होगा कि आगे नहीं होगा? भाई डायरेक्ट मोनोसेकेराइड है ना, ये तो आगे टूटेगा नहीं, इसका तो हाइड्रोलाइज होगा नहीं, तो ये तुरंत क्या होगी, फिर काम में आएगी। यस, इसका बेस्ट एग्जांपल देखते अपन ग्लूकोज। इसलिए अगर डायरेक्ट एनर्जी चाहिए तो क्या लेना होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या होता है? ये एम्स का एमसीक्यू है, आल्सो नोन एज ग्रेप शुगर। और क्वेश्चन क्या आया था कि अगर कोई पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में है उसको तुरंत आपको क्या देना है? अब ऑप्शन में कहीं ग्लूकोज नहीं था, ग्रेप जूस। ऑप्शन में क्या था? ग्रेप जूस। तो आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज आल्सो नोन एज द ग्रेप जूस, बोलते हैं ना। तो ग्लूकोज आल्सो नोन एज द ग्रेप जूस। आप बोलोगे कहां से आ गया क्वेश्चन, ये तो पता ही नहीं था, ठीक है। तो ग्रेप जूस उसमें डायरेक्ट ग्लूकोज है, और ग्लूकोज यानी मोनोसेकेराइड है, तो पेशेंट को देते तुरंत क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो ग्लूकोज आल्सो नोन एज द ग्रेप जूस, इसको ग्रेप जूस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात, जो अपना डेक्सट्रोज आता है, डेक्सट्रोज क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। कौन बोला पॉलीसेकेराइड? किसने बोला भाई? मेरे को बताओ, अगर किसी का हाइपोग्लाइसीमिया होता है तुरंत अपन क्या देते हैं? डेक्सट्रोज। तो क्या पॉलीसेकेराइड होता तो तुरंत काम आ जाता? पहले उसका डाइजेशन होता फिर काम में आता, थोड़ा लगा गया दिमाग। तो पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड नहीं होता, हमेशा डेक्सट्रोज क्या होता है? मोनोसेकेराइड, यानी लगभग ग्लूकोज ही होता है। सिंथेटिक ग्लूकोज बोल सकते हैं। यस, ग्लूकोज के सेम इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो अपन सिंथेटिक ग्लूकोज भी इसको बोल सकते हैं, जो डी ग्लूकोज के नाम से आता है। और इसको क्या बोल सकते हैं? डी ग्लूकोज। तो हमेशा डेक्सट्रोज क्या होता है? मोनोसेकेराइड। इसलिए तो हाइपोग्लाइसीमिया वाले पेशेंट को देते हैं। तो बेस्ट शुगर हो जाती है मोनोसेकेराइड इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। अब आपसे पूछा अगर कोई हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है तो उसको बेस्ट कौन सी देते हैं? मोनोसेकेराइड। अब वो ग्लूकोज भी हो सकता है, डेक्सट्रोज भी हो सकता है, दोनों भी नहीं है तो ग्रेप जूस सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। बाकी चीनी को घोल के पिलाओगे तो चीनी कौन सा? सुक्रोज यानी डाइसेकेराइड, तो उसको जरूर टाइम लगेगा टूटने में, बट उससे बेटर रहेगा ग्रेप जूस। यस, ठीक है। इसके ये हो गया। इसके बाद अपन सेकंड इसका एग्जांपल देख ले। हां, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन आता है कि कोई पेशेंट है डंपिंग सिंड्रोम का, ठीक है। डंपिंग सिंड्रोम का पेशेंट है तो अपन पढ़ते हैं लो कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट। कभी भी बिल्कुल अवॉइड करना नहीं पड़ता ना, दोगे भी नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल अवॉइड करते नहीं, अभी बताया मैंने, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये आता है भाई कार्बोहाइड्रेट लो तो दोगे आप, लो देनी है, बट विच वन? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉली, या कौन सा देंगे अपन उसमें? पॉलीसेकेराइड। कभी भी सिंपल शुगर डायरेक्ट नहीं देनी है, किसको? डंपिंग सिंड्रोम वाले को। तो अब ऑप्शन क्या बचेगा? पॉलीसेकेराइड। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। और डंपिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट क्या है, तुरंत खाते ही अब्जॉर्ब हो जाएगी, गले में जाएगी। पहले तो क्या होगा, पहले स्टमक में जाएगी, तो वहां की ओस्मोलेटिक बढ़ा देगी, तो ब्लड के अंदर जो भी पानी वो खिंच के आ जाएगा, लोअर हाई कंसंट्रेशन टू लोअर, ये तो होता है। तो तुरंत थोड़ी देर बाद पेशेंट का बीपी कम हो जाएगा, ये तो होता है। इसलिए उस पेशेंट को भी क्या देते हैं? सिंपल शुगर नहीं देते कभी भी। कार्बोहाइड्रेट देना है बट सिंपल शुगर नहीं देना है। कौन सा देना है? कॉम्प्लेक्स शुगर। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया वाले की तो बेस्ट चॉइस होती है मोनोसेकेराइड। डंपिंग सिंड्रोम वालों में हमें अवॉइड करना है, देना है तो कॉम्प्लेक्स शुगर देना है, ताकि उसमें डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगे, और टाइम लगे तब तक पेशेंट क्या हो जाए, जो विदिन 30 मिनट होने वाले साइन सिम्टम उससे डंपिंग बोलते हो ना, वो अपीयर नहीं हो। इसके दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं अपन, कौन सा आता है? गैलेक्टोज, ठीक है। गैलेक्टोज एक मात्र ऐसा मोनोसेकेराइड है जो कभी भी फ्री नहीं पाया जाता, ये किसी के साथ ही पाया जाएगा। गैलेक्टोज नॉट अवेलेबल फ्री फॉर्म, ठीक है। ये कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता, किसी दूसरे के साथ। और किसके साथ पाया जाता है? ग्लूकोज के साथ में। और क्या बना लेता है? लैक्टोज। लैक्टोज ये तो होता है मिल्क शुगर, ठीक है। तो गैलेक्टोज कभी भी फ्री नहीं पाया जाता है, ये क्या बनाता है? लैक्टोज के साथ मिलकर ग्लूकोज के। फिर लैक्टोज का क्या होता है? डाइजेशन होता है लैक्टेज एंजाइम के द्वारा, और उससे क्या बनते हैं? फिर वापस क्या बनते हैं? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। और गैलेक्टोज फिर वापस किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है इन द हेल्प ऑफ G1-PUT एंजाइम, गैलेक्टेज 1 फॉस्फेट यूरिडाइसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है, ठीक है ना। ये एंजाइम गैलेक्टोज को बदलता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज अपनी बॉडी क्या करती है? यूटिलाइज। यस, लेकिन अब कुछ बच्चों का जब जन्म होता है तो उसमें जेनेटिकली ये एंजाइम बनाने वाली जीन एब्सेंट होती है, तो क्या ये एंजाइम बनेगा? नहीं बनेगा। ये नहीं बनेगा तो गैलेक्टोज क्या ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। और गैलेक्टोज डायरेक्ट यूज हो लेगा तो ये गैलेक्टोज फिर उसके यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकलना शुरू कर देता है, और उसको क्या बोल देते हो? गैलेक्टोज सूरिया, बोलते हो ना, यूरिया या सूरिया, गैलेक्टोज सूरिया। तो गैलेक्टोज सूरिया में किसकी कमी होती है? G1-PUT की कमी हो जाती है। गैलेक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब तक यूटिलाइज नहीं होगा तो ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता रहेगा। इसको बोलते हैं गैलेक्टोज सूरिया, गैलेक्टोज सूरिया। सूर्या ऐसी आ रही है, सूर्या सूर्या, हाँ। सोमिया नहीं, सोमिया तो बॉडी होती है यार, कुछ वर्डों पे जाओ ना। सोमिया तो बॉडी होती है, सोमावत किसके लिए आता है? मैं बोल रहा हूँ पेशाब के साथ बाहर निकल रहा है, तो कॉमन सेंस लगाओ क्या हो सकता है? यस, यूरिया। समझ पाए हो ना। सोमावत कहीं पे भी आता है, आंखें बंद करके बॉडी कर देना। यूरिया वर्ड आता है ज्यादातर यूरिन के लिए आता है, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ सूर्या, गैलेक्टोज सूर्या। तो जब बच्चे में इस जीन की एब्सेंस होती है तो उस टाइम ये गैलेक्टोज क्या होता है? बॉडी से बाहर निकलता है यूरिन के थ्रू, और उसको अपन बोल देते हैं गैलेक्टोज सूर्या। तो इस जीन की कमी होती है। इसके बाद में ये किसके ग्लूकोज के साथ में बनके लैक्टोज बनाता है। अब कभी भी क्या होती है? लैक्टोज अपन मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, मिल्क शुगर बोलते हैं, तो बाहर से भी देते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस बच्चे में क्या नहीं होता? डाइजेशन नहीं होता।
ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द लैक्टेज एंजाइम, और उसको अपन क्या बोल देते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, लेकिन वो काम में नहीं आ रहा क्योंकि एंजाइम की एब्सेंस है। तो वो अपन पढ़ेंगे डाइसैकेराइड में जो लैक्टोज पढ़ेंगे। जैसे कि शुगर आती है, मोनोसैकेराइड का एग्जांपल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है भाई, फ्रक्टोज। तो पहला तो यही क्वेश्चन आता है, इसको लेवलोज शुगर भी बोला जाता है, इसको लेवलोज शुगर के नाम से जाना जाता है, इसको स्वीटेस्ट शुगर के नाम से जाना जाता है, इसको फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है, और इसको हनी शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी नाम किसके होते हैं, फ्रक्टोज के। ठीक है ना। दूसरी बात, ये बॉडी में एकमात्र ऐसी सेल है जिसको एनर्जी देने का काम करती है, बताया था मैंने, स्पर्म। यानी ये सीमन में प्रेजेंट होती है, इसमें और सीमन में प्रेजेंट होती है, तो सीमन से ही एनर्जी मिलती है स्पर्म को, तो ये स्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है फ्रक्टोज। ठीक है, ये किस टाइप की है, मोनोसैकेराइड। फिर आगे और डिवीजन होते हैं, तो फ्रक्टोज हमेशा कीटोज शुगर होती है। ठीक है, मोनोसैकेराइड के दो टाइप होते हैं, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट उसके बेसिस के ऊपर, एक एल्डोज होता है, एक कीटोज होता है। तो फ्रक्टोज हमेशा कीटोज ग्रुप की होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका मेनली। जो दूसरे नाम से पूछ लिया जाता है कि हनी के अंदर कौन सी शुगर होती है, फ्रूट्स के अंदर कौन सी शुगर होती है, या सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। ठीक है, ये इसके नाम से ही क्वेश्चन आता है। दूसरी बात, एक चीज में थोड़ा और आपको यहाँ पे बताऊं, ठीक है, इसके लिए अपन एक टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, जैसे दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, एक तो फ्रक्टोज ग्रुप होता है जिसमें कीटोज पाया जाता है, दूसरा आता है एल्डोज, एल्डिहाइड वाला ग्रुप, इसको एल्डोज लिखते हैं अपन। ठीक है ना। तो एल्डोज में ज्यादातर मोनोसैकेराइड आती है, अपना ग्लूकोज आ जाएगा, अपना गैलेक्टोज आ जाएगा, राइबोज वगैरह जो सभी होते हैं वो हमेशा एल्डोज में आते हैं। ठीक है, आपने बेनेडिक्ट टेस्ट का नाम सुना होगा, ESIC ने ही पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट का, ये कौन सी शुगर के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं करते या उपयोगी नहीं है, नॉट यूजफुल, या कौन सी शुगर को डिटेक्ट नहीं कर सके, एनीवन, कोई स्टूडेंट। क्वेश्चन तो आरका है, ESIC में आरका है, और ये क्वेश्चन आरका है। ऑप्शन है फ्रक्टोज भी है, चलो नहीं फ्रक्टोज नहीं है, ग्लूकोज भी है, और इसके अलावा राइबोज भी है, सुक्रोज भी है, सभी है, सुक्रोज पढ़ा हुआ है। ठीक है, सुक्रोज तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में सुक्रोज नहीं आके अगर फ्रक्टोज भी आ रहा है ना, सुक्रोज नहीं आके अगर फ्रक्टोज आ रहा है तो भी आपको सही करके आना, क्योंकि सुक्रोज एकमात्र नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के साथ में बेनेडिक्ट रिएक्शन होती नहीं है, तो वो पॉजिटिव कलर चेंज होता ही नहीं वहां पे। ठीक है, बाकी सभी टाइप की जो शुगर्स है उसके साथ में अगर बेनेडिक्ट रिएक्शन होती है तो कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सुक्रोज मिले तो बेस्ट है, नहीं है तो वहां फ्रक्टोज भी कर सकते हो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ये कुछ बेसिक हो गई मोनोसैकेराइड। इसके बाद में देख लेते हैं अपन डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स, और कब बोलते हैं डाइसैकेराइड, जब दो मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के मिलकर आपस में शुगर बनाते हैं, यानी टू मॉलिक्यूल, या अपन कह सकते हैं टू मोनोसैकेराइड यूनिट एंड मेड डाइसैकेराइड। यस, दो यूनिट मोनोसैकेराइड मिलते हैं और क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड बनाते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन सुक्रोज, सुक्रोज, और सुक्रोज का दूसरा नाम क्या होता है, टेबल शुगर, पता है ना सबको, इसको और क्या बोलते हैं, टेबल। लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो नाम क्या होता है, और क्या बोलते हैं इसको, एनीवन, इनवर्ट शुगर, क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर। और इनवर्ट शुगर क्या होती है, जब सुक्रोज को तोड़ते हैं तो क्या बनते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनी है। यस, अरे ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनी है ना, तो जब सुक्रोज को तोड़ते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है, और जब वापस जोड़ते हैं तो भी क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जोड़ के सुक्रोज बनती है, इसलिए इसका नाम पड़ा इनवर्ट शुगर। कुछ भी चेंज नहीं होता, तोड़ोगे तो वही बनेगी, जोड़ोगे तो वापस वही बनेगी, इसलिए एकमात्र शुगर है सुक्रोज, जो बेसिक शुगर है, इनवर्ट शुगर है। इसका दूसरा नाम होता है इनवर्ट शुगर, और अपन इसको बोलते हैं टेबल शुगर के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादातर यानी ऑलमोस्ट सभी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड रिड्यूसिबल शुगर होती है। सीधा क्वेश्चन आता है कौन सी, रिड्यूसिंग या रिड्यूसिबल, रिड्यूसिंग शुगर होती है, एक्सेप्शन होता है अपना सुक्रोज। ठीक है, ये हमेशा नॉन रिड्यूसिबल शुगर होती है, और इसीलिए इसका अगर टेस्ट करते हैं ना तो बेनेडिक्ट टेस्ट इसमें शो नहीं होता, तो आप पता चलिए पूछ ले घुमा के दूसरा। ठीक है ना, तो ये एकमात्र नॉन रिड्यूसिबल शुगर होती है, बाकी सभी रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल का मींस क्या होता है, फ्री रेडिकल की तरह काम करती है बॉडी में। ठीक है, वो रिड्यूसिबल शुगर होती है, बट ये नहीं करती है सुक्रोज, जिसको टेबल शुगर और इनवर्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड डाइसैकेराइड कौन सा, अगर देखें तो लैक्टोज। लैक्टोज को क्या बोलते हैं भाई, मिल्क शुगर। ठीक है ना, लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर, जो किससे मिलकर बनी होती है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, इन दोनों से मिलकर ये बनी हुई होती है। ठीक है, अब लैक्टोज अगर किसी मेनली मिल्क में प्रेजेंट होता है, तो कोई बंदा जब मिल्क लेता है तो उसमें क्या जा रही है, लैक्टोज। अब ये लैक्टोज क्या होती है, इसका डाइजेशन होगा तो ये कन्वर्ट होगी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, तो इसके लिए जरूरी क्या है, एंजाइम, लैक्टोज कन्वर्टेड टू गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज बाय द लैक्टेज एंजाइम के द्वारा ये कन्वर्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, मेनली दुर्जनम पार्ट में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। ठीक है, इसके लिए अब इसकी अगर डिफिशियंसी हो गई तो उस डिजीज को अपन नाम देते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस। इस पेशेंट को फिर मिल्क फ्री डाइट दी जाती है या डेयरी प्रोडक्ट। अब आप वेट करते रहो, मिल्क वाला बताएगा ऑप्शन में, लेकिन जरूरी नहीं मिले, वहां क्या आ सकता है, डेयरी प्रोडक्ट फ्री डाइट, बात है ना। ठीक है, तो उस केस में उस पेशेंट में किसकी कमी हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, तो हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, और हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को बाहर से कैल्शियम विद विटामिन डी देना पड़ता है। भाई कैल्शियम दे रहे हो, बिना विटामिन डी के तो काम नहीं आ सकता, एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ऐसा भी पूछा जाता है। टेस्ट कौन सा बताएगा, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट बताएगा ना। लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए मैंने टेस्ट कौन सा करते हैं, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। वैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट भी होता है, वो तो लैक्टोज पिलाया जाता है पेशेंट को, फिर थोड़ी देर बाद में चेक किया जाता है कि अवेलेबल है या काम में आ गया। अगर अवेलेबल है यानी गड़बड़ है, अगर काम में आ गया इसका मींस एंजाइम प्रेजेंट है बॉडी में। यस, जैसे ग्लूकोज के जीटी करते हो ना, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कब करते हैं, प्रेगनेंसी में। जैसे स्क्रीनिंग कंफर्मेटरी टेस्ट होती है डायबिटीज मेलाइटस, स्पेशली जेस्टेशन डायबिटीज मेलाइटस, इसकी ड्यूरेशन पूछी जाती है, कौन से ट्राइमेस्टर में करते हैं। अरे क्या करते हैं, एक बार हो रहा है क्वेश्चन, हाँ 24 to 28 वीक ऑफ द गेस्टेशन, तो इसे 2.5 सप्ताह के बीच में करते हैं।
कुछ क्वेश्चन है जो हर बार आते हैं, आप देखते हो आपको लगता है पहली बार आया होगा, ऐसा होता नहीं है कभी, ठीक है। ठीक है, तो जीटीटी का ध्यान रखना। कंफर्मेटरी टेस्ट होता है किसका? डायबिटीज मेलाइटस का। कब करते हैं? 24 to 28 वीक के बीच में, ठीक है। सेकंड ट्राइमेस्टर हो गया ना, तो जरूरी सप्ताह नहीं ट्राइमेस्टर मिले तो सेकंड करके आना है, ठीक है। तो ये हो गया लैक्टोज। तीसरा एग्जांपल होता है अपना माल्टोज, और माल्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है, या इससे ग्लूकोज बनेगा? हाँ, 2 यूनिट ग्लूकोज होती है, तो सही बोल रहे हो आप, 2 यूनिट ग्लूकोज बनती है, लेकिन ये किससे बनता है? ये बनता है पॉलीसेकेराइड से। पॉलीसेकेराइड यानी आपकी गेहूं की रोटी, यानी स्टार्च बोल सकता हूं मैं। अरे गेहूं की रोटी खाते हो ना, तो प्लांट्स में स्टोरेज किस फॉर्म में है? स्टार्च। तो गेहूं की रोटी खा रहे हो तो वो क्या है? स्टार्च फॉर्म है। गेहूं एक प्लांट ही तो है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर है किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। तो अपन खाते हैं स्टार्च, जो इसको मुंह में लेते हो तो एक लार के अंदर एंजाइम होता है टाइलिन सेलेरी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है? तो इस स्टार्च को यानी गेहूं की रोटी को वो कन्वर्ट करता है किसमें? माल्टोज में, ठीक है। अब ये मुंह के अंदर कन्वर्ट होगी माल्टोज में, यानी डाइसेकेराइड। इसलिए पढ़ते हो ना कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से। आपने रोटी खाई, जो घास मुंह में लिया, तो लार में सेलेरी एमाइलेज, केवल एमाइलेज बोलना तो गलत है, क्योंकि पेनक्रियास से भी सीक्रेट होता है एमाइलेज, तो वहां पेनक्रियाटिक एमाइलेज बोलते हैं, यहाँ सेलेरी एमाइलेज। तो वो तुरंत इसको कन्वर्ट करेगा पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में, कुछ काम तो वहीं कर देता है। उसके बाद में ये जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है माल्टेज। ये माल्टेज इसको क्या करता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो ये इसका डाइजेशन करके मोनोसेकेराइड बना देता है, ये यूटिलाइज हो जाते हैं बॉडी के द्वारा, ठीक है। तो ये तीसरा एग्जांपल होता है। तो ये अपने किसमें आगे, तो एक बार ध्यान रखना, एक मोनोसेकेराइड को 2 ग्रुप बताते हैं, एल्डोज और कीटोज। तो कीटोज में एकमात्र आता है फ्रक्टोज, यस, और इसमें अपने आ जाते हैं सभी कौन से? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ठीक है ना, ये सभी किसमें आते हैं? और राइबोज, ये आते हैं एल्डोज में। अब इनमें भी कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए अपन और क्या बोल सकते हैं इनको? हेक्सोज। हेक्सान कितने हैं? तो 6 कार्बन के C6 लिखते हैं ना ग्लूकोज को, सही तो होते हैं, इसीलिए लिखते हैं अपन, ठीक है। तो पता चला ऑप्शन में ये भी पूछा जाता है हेक्सोज, तो ग्लूकोज नहीं आके हेक्सोज है, तो भी बात एक ही ग्लूकोज ही हो, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना डाइसेकेराइड। फिर आता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड का बोलते हैं जब 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं, 3 to 10 मोनोसेकेराइड आपस में क्या होते हैं? यूनिट होते हैं। यूनिट का मींस कंबाइन होना, जोड़ना, जो भी है, तो क्या बनता है? ओलिगोसेकेराइड। 3 से 10। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है रेफिनोज, ठीक है। रेफिनोज बेस्ट एग्जांपल होता है ओलिगोसेकेराइड का, ठीक है। इसके बाद में आता है अपना पॉलीसेकेराइड। पॉली नाम से ही पता चल रहा है, मोर देन 10 मोनोसेकेराइड। मोर देन 10 मोनोसेकेराइड जब आपस में यूनिट होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो क्या बनता है? पॉलीसेकेराइड। इसको फिर अपन डिवाइड कर देते हैं 2 में। अगर सेम कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है या सेम स्ट्रक्चर वाले मोनोसेकेराइड से बना है, तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं? होमोपॉलीसेकेराइड। और अगर अलग अलग से बना है तो क्या बोलोगे? क्या कुछ अलग बोल रहे हो? बोल रहे हो? अरे ग्राफ भी तो बताया था आपको, होमो हिट्रो। तो शब्दों में बहुत कुछ छुपा होता है। होमोग्राफ क्या बोला था? जब सेम स्पीशीज का, आदमी का आदमी के, यानी एनिमल टू एनिमल, उसमें भी ह्यूमन टू ह्यूमन, सेम स्पीशीज, होमोग्राफ। हिट्रोग्राफ क्या बोला था? बंदर का ग्राफ आदमी का लगा देते हैं, सुअर का ग्राफ आदमी का लगा देते हैं। तो होमो हिट्रो, ये वर्ड पढ़ो ना, शब्दों में बहुत आवाज होता है, ठीक है, बहुत आगे होती है शब्दों में। तो होमो का मतलब सेम। अगर सेम मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? 10 से ज्यादा यूनिट मिलते हैं, उसको होमोपॉलीसेकेराइड। और हिट्रो यानी अलग अलग कैटेगरी के, ठीक है। अब इसके वाले एग्जांपल थोड़े जरूर इंपॉर्टेंट है। स्टार्च आता है, आपसे पूछ लिया होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल कौन सा है? तो स्टार्च आता है, और स्टार्च प्लांट्स के अंदर स्टोरेज फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है ना। आलू में, गेहूं में जो होता है वो में से क्या होता है? स्टार्च होता है, ठीक है। स्टार्च अपन कह सकते हैं स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। और एनिमल्स में क्या हो जाता है? ग्लाइकोजन, ये स्टोरेज फॉर्म होती है एनिमल्स में, ठीक है। इसके अलावा इसमें होमो में आ जाता है अपना डेक्सट्रेन। और डेक्सट्रेन बताया था आपको प्लाज्मा एक्सपेंडिचर का काम करता है, इसलिए मेडिसिन के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। प्लाज्मा अचानक क्या होता है? हाइपोटेंशन में चला जाता है, यानी शोक ब्रीडिंग हो जाती है, तो एल्बुमिन देते हैं, और क्या दे सकते हैं? डेक्सट्रिन। प्लाज्मा एक्सपेंडिचर का काम भी ये करता है, ठीक है ना। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनुलिन। अब कहीं पढ़ते हैं इसको इंसुलिन पढ़ लेते हैं, मामला गड़बड़ हो जाता है। किसने रखा है? उसमें ऑप्शन में इंसुलिन देखा है, ठीक है ना। इंसुलिन नहीं होता, इनुलिन होता है, ठीक है ना। तो इनुलिन भी एक एग्जांपल होता है किसका? होमोपॉलीसेकेराइड का, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका यूज किया जाता है जीएफआर रेट को चेक करने के लिए। व्हाट इज जीएफआर? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, नॉर्मल 125 ml पर मिनट, यस। तो उसको चेक करने के लिए, जीएफआर को चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इनुलिन क्लीयरेंस टेस्ट, ठीक है ना। इनुलिन क्लीयरेंस टेस्ट, इसका यूज तो ये मेडिकल पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है, डेक्सट्रिन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसमें आ गया? पॉलीसेकेराइड है तो कॉम्प्लेक्स शुगर, और कॉम्प्लेक्स शुगर आ गया तो किसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया? डंपिंग सिंड्रोम वाले के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल तो नहीं बंद कर सकते, थोड़ी बहुत देंगे तो कौन से देंगे? कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है। बाकी इधर आ जाएगा अपना हिट्रो में अगर बात करें तो हिपेरिन। अब आपसे पूछे हिपेरिन, तो हिपेरिन एक पॉलीसेकेराइड है, हिट्रो पॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना। जो नॉर्मल किसका काम करता है? एंटीकोगुलेंट है ना, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, ब्लड में पाया जाता है। मेनली कहां से सीक्रेट होता है हिपेरिन? बेसोफिल और क्या? बेसोफिल, सही है, ओनली बेसोफिल, ये और कहीं पे भी होता है। हाँ, दो चीजें ध्यान रखना, एक तो हिपेरिन होता है, एक हिस्टामिन होता है। हिस्टामिन मास प्लस बेसोफिल दोनों से होता है। ब्लड में है तो क्या होता है? बेसोफिल से होगा। सीएट में जो है तो वहां किससे होगा? मास्ट सेल से होगा। और मेनली हिपेरिन किससे होता है? बेसोफिल से, ठीक है। और इसका काम करता है एंटीकोगुलेंट का। अब आपसे पूछे हीमोग्लोबिन का ऑलरेडी पूछा गया है, तो हो सकता है हिपेरिन का भी पूछ ले कि हिपेरिन क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या लिपिड है? तो क्या क्या होगे? कार्बोहाइड्रेट। हिट्रोपॉलीसेकेराइड होता है। एक हाइलुरोनिक एसिड का नाम सुना होगा आपने, ये ऐसा क्वेश्चन आया था, क्या आया था वो बताऊंगा, लेकिन पहले हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है ना, ये अपनी बॉडी में पाया जाता है, फ्री रेडिकल की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो हाइलुरोनिक एसिड
ये किसका एग्जांपल होता है? हेटेरोपॉलीसेकेराइड का। ठीक है, अब इसका इक्वेशन ये कहां पाया जाता है? अपनी स्किन में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है, और एक जो ओवम होता है अंडा, अरे ओवम तो फीमेल में भी हो सकता है, एनिमल्स में हो सकता है, पक्षी में हो सकता है। तो ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन में भी क्या पाया जाता है? हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब इक्वेशन क्या आता है एसएससी में जो आता है आपके, इक्वेशन ये आता है कि कौन सा एंजाइम होता है जो स्पर्म को इस ओवम के अंदर जाने के लिए, पेनिट्रेशन करने के लिए हेल्प करेगा? हाइलुरोनिक एंजाइम, पढ़ते हो ना, तो यहाँ से आया। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, ये हाइलुरोनिक एसिड की बनी हुई मेम्ब्रेन होती है, वो एंजाइम क्या करता है, इसको यहाँ से ब्रेक करवाता है, और जो स्पर्म आया है वो एंटर कर जाता है ओवम के अंदर, अंदर जाएगा तब तो काम होगा। ठीक है ना, तो अंदर जाने का रास्ता हाइलुरोनिक एंजाइम के द्वारा होता है, और ये एसआईसी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्पेशली जो, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा पेक्टिन वगैरह जो भी आपका गम वगैरह वो सभी किसमें आते हैं? हेटेरोपॉलीसेकेराइड में आते हैं। ठीक है, बाकी तो एसडीए तो बताएगा कार्बोहाइड्रेट का, अरे एसडीए तो कौन बताएगा? देख के मत बताना भाई, लिखा होगा सबके पास, कितना बताएगा? हाँ, कितना होता है कार्बोहाइड्रेट का? 16, वो तो टोटल अमाउंट होता है 5 + 6, देखिए होगा, देखा ना, तो 5 + 6 होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। 4% होता है लिपिड का, 30% यानी मैक्सिमम होता है प्रोटीन का, इसलिए। और किलो किलो 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी, किलो जूल 17 किलो जूल, ये तो पता था अपने। ठीक है ना, हाँ, तो ये तो इसका ध्यान आप रखना। ठीक है, बाकी और देख लेते क्या क्या चीजें बची है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लिख लिया होगा, कितना लिखा था आपने? है ये तो लिख लिया ना, ये तो लिख लिया, स्टार्ट तो कर दिया था आपने, तो फर्स्ट स्लाइड है ना, हाँ ये लिख लिया, आगे चले। ठीक है, अब देखो इसका क्लासिफिकेशन, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है हेक्सोज का, ये रहा 6 कार्बन होते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट इससे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा ये साइड चार्ट बना लिया था आपने। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ग्लिसरीन एल्डिहाइड, ग्लिसरीन एल्डिहाइड आता है कार्बोहाइड्रेट में, और केवल क्या बोले ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं ना, वो किसमें आ जाता है? लिपिड में। दोनों चीजें ध्यान में रखना थोड़ी। ठीक है, बाकी फ्रक्टोज इसमें आता है किसमें? कीटोज ग्रुप में, बाकी मेनली होते हैं एल्डोज ग्रुप वाले। ठीक है, ये आपने इधर बताया था मैंने, होमो में डेक्स्ट्रिन आ जाएगा, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और इनुलिन, इंसुलिन नहीं है भाई, इनुलिन है। ठीक है, और इसका मेनली यूज किसमें बताया था? जीएफआर डिटेक्ट करने के लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का पता लगाने के लिए। ठीक है, पेक्टिन, गम, सिपेरिन और हाइलुरोनिक एसिड आ जाएंगे अपने हिटरो में। ठीक है, बाकी अब इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं अपने एक बार कार्बोहाइड्रेट की। तो गैलेक्टोज फाउंड इन मिल्क कन्वर्ट टू ग्लूकोज इन ह्यूमन बॉडी, गैलेक्टोज नॉट फाउंड फ्री, ये फ्री नहीं होता, किसी न किसी के साथ होगा, और मेनली ग्लूकोज के साथ होगा, तो क्या बना लेगा? लैक्टोज। तो गैलेक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ G1-PUT एंजाइम। अगर ये एंजाइम में एब्सेंस होता है, इसकी डिफिशियंसी होती है, तो उस कंडीशन में ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलता है। यस, ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये लिख लो एक बार, तो G1-PUT की डिफिशियंसी होती है, तो उसमें ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलता है। ठीक है, ये लिख लो सर, यहाँ से आपने नहीं लिखा होगा। ठीक है, और बनता किससे वो भी लिख लो, अच्छा वो तो आगे लैक्टोज में लिखा देंगे। ठीक है, हाँ आपको भी भाई गुड इवनिंग, सभी को ऑनलाइन वालों को भी गुड इवनिंग। पूछ सकते हो कोई भी, अगर आपके भी डाउट है, क्यूरी है, तो कमेंट कर सकते हो, हालांकि इधर कमेंट देखना होता है, फिर भी लिख लिया। देखो थोड़ी जितनी स्पीड मैं चाह रहा हूँ, ज्यादा चीजें अपन करके चलेंगे, लेकिन उसके लिए आपका कोऑपरेशन जरूरी है, आपकी स्पीड जरूरी है, वरना मैं तो फिर चीजें हटानी पड़ेगी, जैसे इंटरमीडिएट में अपने किया था बैलेंस, सीधी सी बात है ना, बताने को बहुत कुछ बता सकता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए टाइम भी चाहिए, तो थोड़ी स्पीड बढ़ाओ तो अपनी और ज्यादा चीजें देख सकते हैं। ठीक है, अब आपने नहीं देखा, लेकिन मैंने देख लिया क्या क्वेश्चन कहां से क्या पूछा, अगर न्यूट्रिशन का तो आया था। ठीक है, देखना आपको भी एएसआईसी में किस लेवल के आते हैं, एम्स में किस लेवल, नोसेट में किस लेवल के कुछ आते हैं, कैसे बन सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए भाई, तो सुक्रोज वाला लिखिए ना, इन्वर्स सुगर वाला पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लेना, क्योंकि हर जगह वो चीजें मिलेगी नहीं आपको। फ्रक्टोज आल्सो कॉल्ड ल्यूलोज, सिट्रेट शुगर, फ्रूट शुगर, हनी शुगर लिख लो, हनी शुगर, और कौन से ग्रुप की? कीटोज ग्रुप की शुगर है। ठीक है, फ्रक्टोज, लेवलोज, सिट्रेट शुगर, फ्रूट शुगर, किसको बोलते हैं? फ्रक्टोज को। सभी ने बनाया एसआईसी का फॉर्म, बहुत बढ़िया। हाँ पेपर देना चाहिए जो, ठीक है ना, पेपर मैं तो ये कहूंगा जो भी एग्जाम है उसका पेपर, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखते हो आप। ठीक है ना, सिलेक्शन हो या नहीं हो तो बात की चीज है, लेकिन पेपर जब देखे आते हो वहां पे क्या आपसे गलती होती है जो आगे आप एग्जाम में करने से रोक सकते हो। ठीक है, तो 2015 से ये फॉर्म फीस देके, आने जाने का खर्चा देके, क्योंकि पूरे लगे गए इधर, तो क्या देखना 5 जाएगा, और सही नहीं है क्या? ठीक है, वो तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, जितने सैलरी आना शुरू होगी, तो 1 महीने की सैलरी भी नहीं लगाओगे आप। ठीक है ना, तो ये देना है तो उसे कुछ सीखोगे जरूर, तो पेपर आपको हर टाइप का देना है। आजकल तो बहुत बढ़िया सेंटर भी आपको यहीं मिलता है, आस-पास मिल जाता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो ये बात है, तो पेपर फॉर्म भरो, पेपर दो, और उसे लेकिन ये नहीं देखिए आगे बस क्या मतलब है, नहीं तो कोई फायदा नहीं हुआ, फिर तो आप घाटे में चले गए। तो आपने दिया, क्या गलती हुई आपसे, उसका एनालिसिस भी आपको ही करना है। ठीक है ना, जरूरी नहीं आपकी गलती और किसी से हुई या नहीं, आपसे क्या गलती हुई उसको आपको सुधारना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है। डाइसेकेराइड की बात करें तो 2 सुगर यूनिट से मिलकर बना होता है, यानी अपन बेटर लिख सकते हैं 2 मोनोसेकेराइड। यस, वी कैन से मेड अप फ्रॉम 2 मोनोसेकेराइड, उसको बोलते हैं डाइसेकेराइड, मेड अप ऑफ 2 मोनोसेकेराइड। ठीक है, जिसमें माइटोज को जर्मिनेटिव शुगर बोला जाता है। जर्मिनेटिव जैसे कोई बीज फूटता है, तो उसको आप भिगो देते हो चने के बीज को, तो उस टाइम जो प्रेजेंट होती है शुगर, वो मेनली कौन सी शुगर होती है? माइटोज शुगर होती है। ठीक है, तो इसको जर्मिनेटिव शुगर के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना भाई, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनता है माल्टोज। नेक्स्ट लैक्टोज, जिसको मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है, ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। सुक्रोज, जिसको टेबल शुगर और इनवर्ट शुगर,
के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सुक्रोज बोलते हैं टेबल शुगर, इनवर्स शुगर, और ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी है। और वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन रिड्यूसिबल शुगर, ये पूछा गया सीधा, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग। बेनेडिक्ट टेस्ट वाला भी ऐड कर लेना। अगर किसी पेशेंट पे सुक्रोज देखिए अगर अपन चेक करेंगे तो बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव उसमें नहीं आ सकता, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट या रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट नॉट यूज फॉर सुक्रोज, ठीक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और सुक्रोज किसमें पाई जाती है मेनली? शुगर केन में। अरे चीनी किससे बनती है? गन्ने से और चुकंदर से। हंसने वाली बात है, दोनों से चीनी बनती है। और वो चीनी क्या अपनी, अरे टेबल शुगर, तभी तो बोला टेबल शुगर, ठीक है। तो ये बनती है गन्ने से, तो अपन इसका सोर्स लिख सकते हैं शुगर केन, शुगर केन यानी गन्ना, ठीक है। और अगर शुगर केन वर्ड आ गया तो एक क्वेश्चन आता है बेगोसिस बिस्नोसिस, आता है ना, हाँ, तो क्या होगा, है बेगोसिस या बिस्नोसिस, कौन सा होगा? जिसमें जी आ रहा है उसमें शुगर केन, मेरा तो याद रखा हुआ है, तो बेगोसिस क्या हो जाएगा, शुगर केन की वजह से। बचा क्या, बिस्नोसिस, तो अपने आप टोटल टेस्ट हो गई। 100% करेक्ट है, 101%। और मैंने आज नहीं पढ़ा है, नहीं साल पढ़ा है, जब पढ़ा था लेकिन उस हिसाब से पढ़ा था। यस, तो मेरी तो ट्रिक मेरे को याद आ गई है, वो गलत नहीं हो सकता। बेगोसिस यानी शुगर केन की वजह से होता। मैंने जी से जी याद रखा था। यस, अरे सही है, गलत है तो बोल दो, सही है, फिर कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, हल्के में मत लेना, नौ सेट में भी पूछते हैं, एसआईसी में भी पूछते हैं बिस्नोसिस और बेगोसिस के बारे में, ठीक है ना। और बार बार आते हैं, पढ़ते भी बार बार है, फिर भी क्या होता है, गलत होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ करना पड़ता है। और क्या क्या अपने देखो, शुगर दी तो बेगोसिस, काम खत्म, बस क्यों फालतू की हेडिंग लेके सोना, फिर योगी सोना, क्वेश्चन तो आता तो गलत नहीं होना चाहिए, एक बार पढ़ लिया तो, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है। शुगर आ गया, देखो शुगर केन से इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। हो गया भाई, लिखा होगा, लिखो तो यार, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, हैं। मोनो हो गया, डाई हो गया, देना अपन ओलिगोसैकेराइड, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल रेफिनोज बताया था। उसके बाद में आ जाएगा पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड का बोले थे 3 से लेके 10 तक अगर मोनोसैकेराइड आपस में टाई होते हैं, यूनिट होते हैं, जो भी है, तो 3 to 10 मोनोसैकेराइड जब आपस में यूनिट होते हैं, जॉइन होते हैं, उसको बोलते हैं अपन ओलिगोसैकेराइड। और इसका बेस्ट एग्जांपल लिख लो, रेफिनोज, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा रेफिनोज। फिर आता है पॉलीसैकेराइड, जिसको अपन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। बेस्ट होता है किसके लिए, डंपिंग सिंड्रोम वाले के लिए, तो नोट करके लिख लेना। डाइट डंपिंग सिंड्रोम वाले की लिखनी है आपको, कैसी, हाई फैट डाइट और लो कार्बोहाइड्रेट। अब लो कार्बोहाइड्रेट तो देंगे, बट विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कॉम्प्लेक्स शुगर। कौन सी शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर। अब अगर मैं बोलूं डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को अगर हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है, तब तो उसके लिए बेस्ट शुगर कौन सी रहेगी, मोनोसैकेराइड, ठीक है। लेकिन अगर उसकी ग्लूकोज को लेवल को मेंटेन करना अपने को, डाइटरी मैनेजमेंट में चल रहा है, तो उसके लिए बेस्ट शुगर रहेगी कॉम्प्लेक्स शुगर। धीरे धीरे जाएगी, बढ़ाना नहीं है ना, तो डाइटरी मैनेजमेंट में अगर चल रहा है डायबिटीज वाला, तो उसके लिए बेस्ट हो जाएगी शुगर कौन सी, कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर इंसुलिन की डोज ज्यादा चली गई, जो भी हुआ, और पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, तो तुरंत आपको शुगर का लेवल बढ़ाना है, तो उस केस में किसका यूज करोगे, मोनोसैकेराइड का, यानी सिंपल शुगर का, ठीक है। तो लिख लो, ये डाइट डंपिंग की लिखी है भाई, ये डाइट किसकी लिखी है मैंने, डंपिंग सिंड्रोम की, ठीक है। नोट कर लो, ये तो बॉक्स में लिखने वाली चीज इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, जीआरडी की और डंपिंग की। जीआरडी में कौन से कर देंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट और लो फैट, इसका जस्ट उल्टा कर देना आप, ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और क्यों देंगे वो तो बता, ठीक है, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। और क्योंकि डिजीज क्या होती है उसके बेसिस के ऊपर अपन स्टार्च 50% ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज फॉर्म इन प्लांट्स। स्टार्च किसमें होता है, प्लांट्स में स्टोरेज फॉर्म होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल अपना पोटैटो, आलू, ठीक, आलू में ज्यादा क्या होता है, स्टार्च होता है। हाइलोरिक एसिड, दोनों एच वाले हिट्रो में है, अगर पूछ भी लेना एग्जांपल तो ध्यान रखना, पेरिन और हाइलोरिक एसिड हिट्रो पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल है, प्रेजेंट इन स्किन एंड एग मेम्ब्रेन। और इसी के लिए जो एंजाइम, वो याद रखना भाई, एंजाइम कौन सा होता है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, लिख लो चाहे तो, क्योंकि एसएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो एंजाइम जो एवम की मेम्ब्रेन को रप्चर करता है, जिसकी वजह से स्पर्म अंदर जाता है, वो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन जो एनिमल में स्टार्च फॉर्म होती है, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और टोटल बॉडी में कितना ग्लाइकोजन स्टोरेज में होता है, 500 ग्राम। मसल्स में, ठीक है, 67% बोल सकते हैं, 400 ग्राम बोल सकते हैं। अगर बात करें लीवर की, तो 100 ग्राम या 33%, हो गया 100%। वैसे तो एडिपोज में भी होता है, लेकिन मेनली दो जगह होता है, अपने मसल्स और लीवर। स्टोर इन लीवर 100 ग्राम, जो 33% हो जाएगा, लीवर मसल्स में हो जाएगा 67%, यानी अपन कर सकते हैं 400 ग्राम लगभग। तो 400 प्लस 100, टोटल 500 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है, लिख सकते हो आप नोट करके, टोटल 500 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ठीक है। अब बच्चों में क्या होता है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम देते हो तो क्या होता है, मेरास्मस या क्वाइसिर गॉड, मेरास्मस। तो उसका क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि कितने से कम
पर डे कितने से कम कार्बोहाइड्रेट अगर बच्चों को देते हैं तो मैरासमस हो जाता है। तो 130 ग्राम अगर में नॉर्मल कितना कार्बोहाइड्रेट डेली दे सकते हैं अपन 300 ग्राम कम से कम। अब कौन बताएगा कितनी किलो कैलोरी हो रही है? 1200 किलो कैलोरी हो गई ना, तो यानी टोटल का हाफ हो गया। और एवरेज में 2100 से 2500 एवरेज अपन क्या देते हैं डेली की किलो कैलोरी चाहिए, एवरेज मान के चले तो 1200 आधा हो गया ना, यानी 50 से 70% तो बढ़ते हैं अपन। टोटल का हाफ तो किससे दाना कार्बोहाइड्रेट से, तो लिंक ऐसे जोड़ते चलो अपने आप कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे। समझ मेरी बात। 300 ग्राम डेली का कार्बोहाइड्रेट को क्या होता है, अडल्ट को देना होता है डेली का 300 ग्राम यानी 1200 किलो कैलोरी हो गई, सबको पता है। 1 ग्राम से कितना मिलता है 4 किलो कैलोरी, ठीक है। अब टोटल अडल्ट को एक दिन में कितना चाहिए एवरेज 2100 से 2500 के समथिंग, ठीक है। तो उसका आधा हो गया ना 1200, यानी लगभग 50-60% किससे मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स, इतनी देनी भी होती है, ठीक है। अगर 50 ग्राम से कम देते हैं अपन तो इस कंडीशन में कीटोएसिडोसिस डेवलप हो सकता है अडल्ट में, बट बच्चों में अगर 130 ग्राम पर डे के हिसाब से देना चाहिए, इससे कम दे रहे हो तो बच्चे में मैरासमस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी बातें इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बनता भी है, पूछा भी जाता है, फिर अपन सोचते पता नहीं कहाँ से आ गया कैसे आ गया, ठीक है। चीजें आपस में जुड़ी हुई है, ये लिख लो भाई। तो आप पूछिए कि मैक्सिमम ग्लाइकोजन किसमें स्टोर होता है, लीवर में या मसल्स में? मसल्स में, ठीक है ना। ये बेसिक क्वेश्चन भी बन सकता है भाई, मेनली ज्यादातर कहाँ पे स्टोर होता है, मसल्स में। इसीलिए अब कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी की जब कमी हो जाती है तो उसकी वजह से मसल वास्टिंग हो सकता है भाई। मसल्स में मेनली क्या स्टोर है, अब ग्लाइकोजन पार से खा नहीं रहे तो उसमें कमी हो गई तो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, पतला हो जाएगा इंसान, मसल वास्टिंग हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या आता है कि मसल वास्टिंग इज साइन ऑफ द मैरासमस या क्वाशियरकोर मैरासमस। तो हर ने अपने सामने रखने वाली काम बात है, रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना। अपने को पता है कि मसल्स भाई मेनली इसके लिए स्टोरेज क्या ग्लाइकोजन, अब उसी को कमी कर रहे हैं तभी तो मैरासमस है, तभी तो मसल वास्टिंग होगी, ठीक है ना। तो चीजें समझने पर थोड़ा ज्यादा फोकस करो, कितना पढ़े, कहां से पढ़े, क्या पढ़े वो ज्यादा मैटर नहीं करता। ये बात आप 28 तारीख को उन्होंने बोली थी, जो भी नाम उन्होंने क्या बोला था, एक किताब उसको बार बार पढ़ो, नहीं कि 10 किताबें पढ़ो। और ये बात मैं भी आपको कहता हूँ 100%, जो भी मैटर है वो सबके पास अपने होता है। ये आप सोच रहे हो कि किसी बुक या किसी नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ये कभी सोचना भी मत, ऐसा सोच के पढ़ रहे हो तो पढ़ भी नहीं पाओगे। लेकिन जो चीज पढ़ रहे हो वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर ये सोच के पढ़ रहे हो तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन उसका आ जाए आप गलत कर नहीं सकते। इस बार नीट टॉपर का एक लड़का था स्टूडेंट था, चलो आप सुनते हो नहीं सुनते हो, नीट टॉपर जिसके 720 में से 720। अब एक क्वेश्चन ऐसा आया फिजिक्स का, उसका एक्सीडेंट बहुत कुछ काम हो गया, उसके साथ एक्सीडेंट भी हो गया था, कुछ और कुछ भी हो गया था, लंग्स कोलैप्स भी हो गया था, ठीक है। फिजिक्स का एक क्वेश्चन ऐसा आया जो क्लास में बताया नहीं गया था, ठीक है। फिर टीचर ने पूछा तेरे 720 में से आया वो क्वेश्चन तूने कहां से किया, उसने कहा मैंने केमिस्ट्री में वो चीज पढ़ी थी उससे कोरिलेट करके किया। समझ गए बात है। तो जो चीज पढ़ रहे हो अगर उसको ढंग से पढ़ रहे हो तो आप कहीं पे भी गलत नहीं कर सकते। अब मैंने बताया मसल वास्टिंग आएगा आपके किसमें, मैरासमस में। तो ये कंसेप्ट क्लियर है तो गलत कैसे हो सकता है क्वेश्चन, चाहे आपने वो पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है। तो हमेशा ये इधर उधर ये मत ये पढ़ लेंगे ये कुछ नहीं मिलेगा। ये अगर सोच के पढ़ रहे हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, पॉसिबल नहीं होता। एक मिल जाएगा, मैं कह रहा हूं 20 भी मिल जाए तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन इस हिसाब से पढ़ रहे हो कि जो मैं पढ़ रहा हूं इसका क्वेश्चन आए तो गलत कैसे हो सकता है, ठीक है। तो चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं आए पेपर में फिर भी पूरे सही करके आ जाओगे आप, ठीक है। तो थोड़ा इन चीजों को अप्लाई भी करना, सुनना नहीं, कल सुनने से काम नहीं होता है, क्या करना पड़ता है अप्लाई भी, ठीक है। चलो ठीक है ये हो गया। तो आगे पढ़ेंगे अपन प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मसल वास्टिंग किसका पूछा गया सीधा, देखो वो अभी आंखें बंद है या दूर से दिखाई नहीं रहा, दोनों काम हो सकते हैं भाई, ठीक है। हाँ बंद है तो खोल लो, ठीक है। आगे देखना शुरू कर दो। ये लिखिए 500 ग्राम वाला डायरेक्टली सोर्सेज है, लिखो लिखो भाई लिखो। डाइट में 500 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर होता है इनकी बॉडी की फॉर्म में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है डाइटरी सोर्सेज, सीरियल्स, राइस वगैरह, व्हीट वगैरह जो भी इनमें भी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। वेजिटेबल्स में भी प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स में तो नहीं बताया दिया था, फ्रक्टोज वगैरह प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा पल्सेट में भी क्या होता है प्रेजेंट होता है। अब एग में कार्बोहाइड्रेट होता है या नहीं होता, यानी बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, क्या होता है बिल्कुल नहीं के बराबर। एक तो कार्बोहाइड्रेट और एक विटामिन सी, विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं के बराबर होते हैं किसमें, ठीक है। फिर भी एक से एनर्जी मिलती है या नहीं मिलती, मिलती है, क्योंकि क्या प्रेजेंट होता है फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है फैट। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, एक तो काउ मिल्क होता है, एक होता है क्या लिखूं भाई, वुमन लिखो क्या है, वुमन मिल्क लिख देता हूं चलो। अरे वुमन यानी इंसान का दूध, ठीक है। अब वो फीमेल की आएगा मेल का आएगा नहीं, एक होता है काउ मिल्क। क्वेश्चन क्या आता है, सुनो क्वेश्चन क्या आता है, ठीक, कौन सा कंपोनेंट ह्यूमन मिल्क में ज्यादा होता है कंपैरिजन टू काउ मिल्क, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट इन द सेंस लैक्टोज, ठीक है ना। ये सीधा क्वेश्चन आ गया। बाकी सभी चीजें इसमें ज्यादा होती है लेकिन कार्बोहाइड्रेट किसमें ज्यादा होता है, ह्यूमन मिल्क में, ठीक है ना। वो किसमें ज्यादा होता है ह्यूमन मिल्क में, ठीक है। तो ये दो चीजें भी नोट करके रखना। कार्बोहाइड्रेट नहीं के बराबर होता है एक में, फिर भी एक से क्या मिलती है एनर्जी मिलती है, यानी एक अंडा लगभग 60 ग्राम का होता है और इसी एनर्जी भी लगभग 70 किलो कैलोरी मिलती है, ठीक है, जो कि 100 ml मिल्क से मिलती है कितने 67 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें कार्बोहाइड्रेट में से ज्यादा होता है, एक में कार्बोहाइड्रेट नहीं के बराबर होता है, उसमें एनर्जी अपने को फैट से मिलती है, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोवाइड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट का तो मेन काम ही क्या है एनर्जी। इसके बाद में दूसरा पूछिए आपसे, दूसरा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो एनर्जी देता है, फैट, ठीक है ना। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या होता है एनर्जी देना। प्रोटीन का होता है बॉडी रिपेयर बॉडी बिल्डिंग जो भी है, ठीक है। मोस्ट एब्यूडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, बताया तो था 50 to 70% किससे बनता है कार्बोहाइड्रेट से बनता है। लेकिन बॉडी में सबसे ज्यादा, अगर मैं आपसे पूछूं कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है या फैट है, अपनी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है प्रोटीन। कौन बोल रहा है भाई,
अरे बोलो कॉन्फिडेंस इसमें क्या, बिल्कुल सही बोल रहा है। बॉडी में सबसे ज्यादा होती है प्रोटीन, टोटल बॉडी वेट का 20% यानी 1/5 ऑलमोस्ट यस किससे बना होता है, प्रोटीन से। ठीक है, तो बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होती है, प्रोटीन होती है। ठीक है, बस ये तो बाहर से खा रहे थे कि एनर्जी मिलती रहे, काम करते रहे, वो तो बना के रख रहे अपनी बॉडी को, मेंटेनेंस का काम कर रहे हो। ठीक है, और वो किसमें होती है, इलास्टिन फाइबर में होती है, कोलेजन फाइबर में होती है। ठीक है ना। हाँ, किसी ने भी पूछा कि डाइटरी फाइबर किसके पार्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के या प्रोटीन के हैं। अभी प्रोटीन बोला मैंने इसलिए कुछ लगा रहे अपना दिमाग, घर हो जाएगा क्वेश्चन। डाइटरी फाइबर हमेशा कार्बोहाइड्रेट के पार्ट होते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट से पढ़े थे अपन ने, कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर, जिनको कोलगेट के व्हाइट फाइबर बोलते हैं, येलो फाइबर बोलते हैं, किससे, फाइब्रोब्लास्ट सेल से बनते हैं। वो हीलिंग में बताया था ना, वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। इसीलिए वो हीलिंग के लिए हाई प्रोटीन डाइट देते हैं ना, ठीक है, ताकि फाइबर बने और वो जल्दी से। ठीक है, तो डाइटरी फाइबर पूछा जाता है किसके बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के, लेकिन जो बॉडी में पाए जाते हैं वो फाइबर किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। ठीक है, तो मोस्ट एब्यूडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी और 17 किलो जूल। स्टोर है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं, लिख लो। इट हैज प्रोटीन मसल स्पेयरिंग एक्शन एंड प्रिवेंट कीटोएसिडोसिस, ये दोनों एक ही वर्ड है। इट हैज प्रोटीन एंड मसल स्पेयरिंग, ऐसे कर लेना आप। ठीक है, इट हैज प्रोटीन एंड मसल स्पेयरिंग। स्पेयरिंग का मींस बचा के रखना। जिसके डायरेटिक्स चलते हैं, लो डायरेटिक, उसमें किसकी कमी हो जाती है, पोटेशियम की। फिर उस कमी को पूरा करने के लिए या वो कमी नहीं हो, इसके लिए अपन क्या देते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक। तो वर्ड तो यही तो है, स्पेयरिंग। तो स्पेयरिंग का मींस वो डायरेटिक जो पोटेशियम को बाहर नहीं जाने देगा, उसकी कमी को बचा के रखेगा, कमी नहीं होने देगा। तो यहाँ पे प्रोटीन स्पेयरिंग और मसल स्पेयरिंग, मसल और प्रोटीन को बचा के रख रहे हैं, इसलिए अपन क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे तो प्रोटीन की कमी होगी, और उसकी प्रोटीन की क्यों होगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे तो प्रोटीन यूज होगी, लिपिड भी यूज होगी, और लिपिड यूज होगी तो क्या बनेगा, कीटोएसिडोसिस बनेगा ना। तो इनको रोकने के लिए भी पेशेंट को क्या देना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट देना पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट, लिखिए भाई, लिखो लिखो। हाँ बिल्कुल, शुगर कैन में बेगोसिस और कॉटन डस्ट में बिस्नोसिस, लिख लिया ना। और ये कीटोएसिडोसिस वही होता है जो डीके में डेवलप होता है। डायबिटीज कीटो किसका कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज मेलाइटस का। ठीक है, और इसका चॉइस ऑफ फ्लूइड पूछा जाता है, नॉर्मल सेलाइन हमेशा। ठीक है, फर्स्ट पहले नॉर्मल सेलाइन देना, उसके बाद में डीएनएस दे सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे फर्स्ट। और ये भी पूछा जाता है प्रायोरिटी क्या होती है, ऑप्शन में आते हैं ऑक्सीजन और फ्लूइड, और आप कंफ्यूज होते हो दोनों में, तो हमेशा फ्लूइड प्रायोरिटी देना है। ठीक है ना, अगर डायबिटीज कीटोएसिडोसिस हो रहा है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपसे पूछे तो उस पेशेंट को क्या देना है, नॉर्मल सेलाइन, फ्लूइड देना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आता है किसका, हीमोफीलिया वाले पेशेंट के लिए आता है ना। हाँ, तो मूवमेंट तो उसका रेस्ट्रिक्ट करना ही है, लेकिन उस पेशेंट को क्या देना है, हाइड्रेट रखना आपको, कभी भी उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ है ना। दूसरी बात, जॉइंट को मूव नहीं कराना, क्योंकि ब्रीदिंग कहाँ से होती है, जॉइंट से होती है। ठीक है, तो कई बच्चे कमेंट लेके आते हैं इन दोनों में कौन सा होगा, क्या होगा बार। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो बार बार आती है, बार बार पढ़ते हैं, फिर भी गलत होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिखिए भाई। और इसके रेस्पिरेशन बता दिया मैंने, कुछ रेस्पिरेशन होता है। अब आपसे पूछे कुछ रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो मेरे ख्याल से तो गलत भाई, फास्ट रेट होती है और हाइपरटोनिया होता है। ठीक है ना, एकमात्र ऑर्गन ब्रेन सेल जिनको डायरेक्ट ग्लूकोज चाहिए, वो और किसी दूसरी फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है ना, तो स्पर्म और ब्रेन सेल दोनों यूनिक हो गए, यूनिक है ऑफ एनर्जी सोर्स। ठीक है ना, उसको ग्लूकोज चाहिए, और ब्रेन सेल को डायरेक्ट किससे यूटिलाइज करिए, ग्लूकोज का। तो इसलिए अपन कह सकते हैं नेसेसरी होता है किसके लिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ कार्बोहाइड्रेट से गाड़ी, यहाँ पे फिर फिनिश हो जाएगा अपना कार्बोहाइड्रेट। फ्रक्टोज फाउंड इन सीमन, ग्लाइकोसीमिया डिफिशिएंसी ऑफ G1 प्यूरिटी बता दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट है इनुलिन। इनुलिन यूज्ड टू मेजर जीएफआर, और यू इसका लिख लो आप, यूआईसी टेस्ट क्या होता है, यूरिन इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट। यूरिन फुल फॉर्म लिख लो, आज में सोचते रहोगे क्या, यूरिन इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट। और एक होता है यूरिक एसिड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, यूरिक एसिड क्लियरेंस टेस्ट करते हैं ना। तो यूरिन इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट, हिपेरिन इज एन एंटीकोगुलेंट, और वाटरिन हिपेरिन तो पढ़ लिया होगा सब कुछ, मेरे को ख्याल से नहीं बताने की जरूरत। ठीक है ना, पूछा जाता है लेकिन ध्यान रखना। और डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, मोस्टली एब्जॉर्ब होती है जूजेनम में, और जूजेनम इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और आयरन का अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ड्यूडेनम में, वो भी पार्ट किसका है। और विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, टर्मिनल इलियम। और मोस्ट कॉमन कैंसर अगर पूछे तो टर्मिनल इलियम की, कोलन कैंसर, बच्चों ने कोलन कैंसर, तो कोलन कैंसर की बात करें तो मोस्ट कॉमन कैंसर टर्मिनल इलियम की कैंसर। और एक डिजीज कौन सी होती है, वो टर्मिनल इलियम की होती है। इंटरसेप्शन है कौन सा, जीआई में बनता है। ठीक है, वो भी किसको अफेक्ट करती है, मेनली क्रॉन्स डिजीज बढ़ता है। ठीक है, क्रॉन्स डिजीज, तो क्रॉन्स डिजीज में मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पार्ट ऑफ द टर्मिनल इलियम। ठीक है, और कोलन कैंसर में कैसा स्टूल होता है, पेंसिल लाइक स्टूल होता है। ठीक है, पता है उसका आता है क्वेश्चन। तो ये लिखो, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड मोस्टली अब्जॉर्ब्स इन द जूजेनम। ठीक है, और कोलन कैंसर का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, स्पाइसी फूड, फैटी डाइट पूछा गया, डाइट पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन कोज स्पाइसी। और वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव 38 एटीपी टोटल। ठीक है, 36 + 2 = 38 एटीपी टोटल से जनरेट होती है। डिफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज क्या कोज होता है, मेरास्मस। ठीक है, जिसमें कैसी होती है, वर्ड में अपीयरेंस हो जाती है, मंकी लाइक फेस हो जाता है, पता है ना, इंसान के कपड़े निकल निकल के बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कमर क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। ठीक है, उसको वो किसमें होते हैं, सिर्फ मेरास्मस में होते हैं। ठीक है, बाकी मसल वास्टिंग होती है, आगे पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इज एक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज का जब एब्जॉर्ब होता है तब कैसी प्रोसेस है, एक्टिव। तभी तो क्या पता था अपने एसडीए, ये सोचने वाली बात थोड़ी है, पता था ना, एसडीए हो तो था, उसके डाइजेशन में, उसके एब्जॉर्प्शन में, उसके एमल्सिफिकेशन में क्या हो रहा था, एनर्जी एक्सपेंड हो रही थी, इसलिए तो एसडीए पढ़ा था। तो बिल्कुल इसमें क्या बात सही करें,
ये एक्टिव प्रोसेस है। कार्बोहाइड्रेट लिमिटेड अमाउंट, इसको नोट करना क्वेश्चन पूछा गया है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ द स्टोरेज ऑफ द बॉडी। ठीक है, एग्जांपल मैंने मैराथन दौड़ वाला बता दिया आपको। ठीक है, या एथलेटिक्स का। और अनलिमिटेड आते हैं फैट या लिपिड, लेकिन ऑप्शन में क्या मिलेगा? ट्राइग्लिसराइड, यानी टोटल फैट में 90 अप्रोक्सीमेटली 90% या उससे वो क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड स्टोर होता है बॉडी में। ठीक है, जैसे अपने ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ना, उसी प्रकार से फैट किस फॉर्म में स्टोर होती है? ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर होती है। नेक्स्ट लिख लिया? अरे लो लिखो यार, लिखो। अब देखो एक दो चीज मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, क्या? अच्छा, फुल फॉर्म लिखो। अभी यही पहुंचे क्या आप? ये लिखो, यूरिन इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट। ठीक है, किडनी फंक्शन के लिए बेस्ट मोस्ट रिलायबल टेस्ट कौन सा होता है? किडनी फंक्शन पूछ रहा हूँ। हाँ, क्रिएटिनिन लेवल। ठीक है, मेन सीरम क्रिएटिनिन लेवल इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द रिनल फंक्शन टेस्ट, जो 0.6 to 1.3 mg पर डेसीलीटर होता है, इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली थेरेपेटिक लेवल ऑफ द लिथियम। सेम होता है, वो मिलीक्यूलेट पर लीटर होता है। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। तो ये भी एक इसके अलावा वो भी टेस्ट करते हैं, कौन सा? यूरिक एसिड के लिए। यूरिक एसिड का पता लगाना है तो यूरिक एसिड क्लियरेंस टेस्ट, बट वो कंफर्मेटरी नहीं होता, उसके बाद में करते हैं, क्लियरेंस होने के बाद में कर सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अब डेली रिक्वायरमेंट वैसे तो बता दिया मैंने, कितने डाइट में? लगभग अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम डेली, और 50 ग्राम तो कम से कम लेनी है, वरना तो कीटोएसिडोसिस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और लेस देन 130 ग्राम पर डे अगर बच्चा ले रहा तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें हो जाएगा मैरास्मस, तो कम से कम इससे ज्यादा लेनी है। ठीक है, और लैक्टेटिंग और वो भी है, चलो आगे देख लेंगे। वैसे तो पढ़ते हो कहां पे बच्चे? आप लैक्टेशन है प्रेगनेंसी वाला, कितनी एक्स्ट्रा किलो कैलोरी चाहिए? ठीक है, अपन किलो कैलोरी न्यूट्रिशन में देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी पूरा वैसे 350 होती है एवरेज, पूछे तो आपसे। ठीक है ना, और 550 किसमें होता है? लैक्टेशन में, बट पूरा अलग अलग देखेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितनी चाहिए, सेकंड में कितनी, थर्ड में कितनी, क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो वो भी अपन देख लेंगे। अरे लिखो यार, चलो गुस्सा निकालते रहे कैसे, चलो निकलना चाहिए, अंदर नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, कैसे भी निकलो है, लिखो लिखो। हाई कैलोरी फूड वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अपन लो कैलोरी तो कह रहे हैं, डंपिंग वाले को पता था, जिसका ओवर वेट है उसका पता था। ठीक है, बहुत सारे को लो कैलोरी की रिक्वायर होती है, बट ऐसी कंडीशन भी है जिनमें हाई कैलोरी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट रिक्वायर होता है। एक तो हाइपरथायरॉइडिज्म वाले पेशेंट को देते हैं, एक मेरास्मस वाले पेशेंट को अपन क्या देते हैं? हाई कैलोरी डाइट देते हैं, क्योंकि हाइपरथायरॉइडिज्म क्या होती है? बीमार पड़ती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है। अगर आप उसको सिंपल शुगर स्पेशली दी जाती है भाई, सिंपल शुगर, इसको वो भी नोट कर सकते हो, आ सकता है सीधा क्वेश्चन। ठीक है ना, बिकॉज अगर आप उसकी बीमार तो बढ़ेगी, पता ना हाइपरथायरॉइडिज्म क्या करता है? डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, हाइपर हाइपर के अंदर डिफरेंस आना चाहिए आपको, उसका क्वेश्चन आता है। तो हाइपरथायरॉइडिज्म में क्या होता है? बीमार बढ़ती है बेसल मेटाबॉलिक रेट, अब बीमार बढ़ेगी तो ग्लूकोज का यूज ज्यादा से ज्यादा करेगी, अब बॉडी में स्टोर ही नहीं है, या बाहर से ले नहीं रहे। हाँ हाँ, क्या बात? किसको? एथलीट को डिपेंड करेगा वो कितना काम कर रहा है, कोशिश करिए। सेडेंटरी मॉडरेट और हाई एक्सरसाइज। ठीक है, तो एथलीट अगर 5 किलो वेट उठाया, एक मीटर उठाने वाला भी एथलीट होता है, तो ये कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, डिपेंड करेगा वो कितना वर्कआउट कर रहा है। यस, हाँ, ठीक है, कितना वर्कआउट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना भाई, एनर्जी तो उसकी बॉडी को काम मिलनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछो जो वास्तव पहले सोचा पूछने से पहले, नहीं सही नहीं है, देखो टाइम सबसे कीमती चीज है, तो पूछने से पहले 5 बार सोचो कि वास्तव में मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन मेरे लिए मजाक नहीं बन जाए। तो क्योंकि रैशनल वाला क्वेश्चन पूछो तो मजा आए मेरे को भी और सुनने वालों को भी, बताने वालों को भी। ठीक है ना, तो आपका दिमाग पहले तो ये इवैल्यूएट करना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ जो बंदा खड़ा होता है ना वो ऐसे तो नहीं होता, ये तो आप भी मानते हो चीज को। ठीक है ना, तो हमेशा पहले तो मैं कह रहा हूँ पूछना चाहिए। आई एम हैप्पी, मैं इस बात से खुश होता हूँ क्योंकि मेरा एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। देखो क्यूरियोसिटी ऐसी चीज है, जिज्ञासा, जो हर दम तक इंसान में होनी भी चाहिए, और एकमात्र उपाय होता है इंसान को ऊपर बढ़ाने का क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं क्या नई चीज सीखूं। ठीक है ना, तो मेरे लिए तो बढ़िया चीज है आप पूछो नई चीज मैं सीखूं, बट कम से कम कुछ उसका बेस तो होना चाहिए ना, पूछने का बेस भी होना चाहिए। ठीक है ना भाई, ठीक है, तो हाँ, तो हाइपर क्वेश्चन आप यहाँ पूछ सकते थे कि सर हाइपरथायरॉइडिज्म में ज्यादा क्यों चाहिए, मैंने वेट भी किया, मैंने कहा किसी के दिमाग में कोई उत्पन्न हो तो, लेकिन नहीं हुआ, फिर मैंने बता दिया खुद ही। आप काफी सारे स्टूडेंट अभी भी सोच रहे क्या बताया, तो हाइपरथायरॉइडिज्म में बीमार इंक्रीज होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब अगर उसको आप एनर्जी बाहर से ज्यादा नहीं दे रहे हो तो भी बॉडी तो यूटिलाइज करेगी ना, तो जो भी स्टोरेज है उसका यूज करेगी, उसके बाद में लिपिड का यूज करना शुरू कर देगी और कीटोएसिडोसिस वगैरह डेवलप हो सकते हैं। तो इस कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए पेशेंट को अपन हाइपरथायरॉइडिज्म वाले को डायरेक्ट सिंपल शुगर देते हैं। यस, हाँ, ये था लॉजिक वाला क्वेश्चन जो बता दिया मैंने पूछने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें स्पेशल टर्मिनोलॉजी 2-3 वर्ड आते हैं जो जरूर इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन अगर आपने देखे हैं, नहीं देखे तो पेपर में भी किसी न किसी एग्जाम में तो आ जाएगा, पूछा जाएगा सीधा टर्मिनोलॉजी। देखो ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है बॉडी में, ठीक है, उससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। पहले तो अपन बाहर डाइट से क्या लेते हैं? फूड लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उसका डाइजेस्ट होता है, उससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कहां पहुंचता है? सबसे पहले सेल के साइटोप्लाज्म में। यस, साइटोप्लाज्म में वहां पे उसके साथ में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है, और उससे क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। क्या बनता है? अब पायरुविक एसिड मीटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इसकी दो शर्त रहेगी वहां, या तो ऑक्सीजन अवेलेबल है या फिर ऑक्सीजन अवेलेबल वहां पे नहीं है। तो ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो उसको अपन एरोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं। एरोबिक वर्ड आता है, इसका मींस आपको समझना ऑक्सीजन की प्रेजेंस। फॉर एग्जांपल माइक्रोबैक्टीरिया, लंग्स में ज्यादा की होती है, पता है ना? व्हाट इज द कॉज ऑफ मतलब जो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस है वो मेनली लंग्स में क्यों अटैक करता है, मल्टीप्लाई ज्यादा, बिकॉज माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज एरोबिक बैक्टीरिया।
उसको ऑक्सीजन चाहिए, सब कुछ मिल जाता है, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन कहाँ रहती है अपने लंग्स में, तो लंग्स में चला जाता है, इसीलिए मोस्ट कॉमन टीबी होती है पल्मोनरी टीबी। तो उसका राइट आंसर पूछा गया क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट ऑप्शन क्या आएगा कि माइक्रोबैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलोसिस है वो एरोबिक बैक्टीरिया है, तो उसको तुरंत क्या करती है, ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, सेम उसी प्रकार से अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और उससे क्या प्रोड्यूस होती है फाइनली, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसको बोलते हैं एनएरोबिक एक्सरसाइज, वो स्पेशली मसल्स में देखने को मिलती है, और उससे क्या बनता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड से क्या होता है पेन होता है, इसलिए आप ये से करते हो, जिम जाते हो यहाँ से या यहाँ से एक्सरसाइज करते हो, थोड़ी देर बाद में क्या होता है वही एनर्जी तो चाहिए, वहाँ भी क्या हो रहा है मेटाबॉलिज्म हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही, तो सेल्स में क्या बन रहा है लैक्टिक एसिड, और तभी क्या हो रहा है पेन हो रहा है। लैक्टिक एसिड क्या कॉज करता है, हमें आता है हार्ट अटैक आता है, मायोकार्डियल इंफार्क्ट होता है, उसके पेन होने का क्या कारण है लैक्टिक एसिड, वो कार्डियक मसल से अब ब्लड सप्लाई बंद हो गई, कोरोनरी आर्टरी क्या हो गई ब्लॉक हो गई, तो ब्लड वहाँ जा नहीं रहा, मसल्स कर रही है कोशिश पूरी, गड़बड़ा रही है पूरी। ऑक्सीजन तो जाएगा क्योंकि ब्लड नहीं जा रहा ना, तो ग्लूकोज वहाँ यूटिलाइज हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, बट ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाएगी मसल में, और फिर पेशेंट के क्या बनेगा लैक्टिक एसिड, और वो बोलेगा पेन हो रहा है, कौन सा साइन बोलते हैं उसको एंजाइना वाला, ऐसे आप करके बोलते हैं ना, पूछा जाता है अरे जिसके मतलब एमआईएन से पहले एंजाइना होता है, ठीक है, तो पेशेंट क्या करता है ऐसे अपने आप अंदर तो घुस नहीं सकता, लेकिन इतना खतरनाक पेन होता है कि दोनों हाथ अपने यहाँ पे लगा लेता है, कौन सा साइन बोलते हैं, हाँ पूछा जाता है याद रखना, ठीक है। ये तो इसमें अपन थोड़ी टर्मिनोलॉजी इंपोर्टेंट हो देख लें, याद नहीं रखना, आपने जरूर बोला किसी क्या बोला लेविन, बहुत बढ़िया लेविन साइन बोलते हैं उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं लेविन साइन, ये पूछा जाता है भाई, दिस इज द क्लासिकल साइन ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, बंदा क्या करेगा कस के यहाँ से पकड़ लेगा, इसका मींस एंजाइना का पेन है उसके, और सबसे खतरनाक एंजाइना कौन सा अनस्टेबल, और क्या नाम होता है उसका प्रीमेटल अनस्टेबल प्रीमेटल, जिसको प्री इन्फ्राक्शन एंजाइना भी बोलते हैं, अगर वो एंजाइना इन द सेंस पेशेंट के एमआई हो सकता है, इसीलिए नाम क्या पड़ा प्री इन्फ्राक्शन, क्योंकि उसके बाद में एमआई आने वाला कोई ऑप्शन नहीं है, और उसकी खास बात क्या है 15 से 20 मिनट तक वो पेन रुकेगा नहीं, अगर बाकी टाइप का एंजाइना है तो नाइट्रोग्लिसरीन से रुक जाएगा, रेस्ट करने से रुक जाएगा, लेकिन अगर उसके प्रीमेटल या अनस्टेबल एंजाइना है या प्री इन्फ्राक्शन एंजाइना है तो वो भी 15-20 मिनट तक रुकेगा नहीं, कुछ भी करो चाहे, और इन द सेंस पेशेंट के फिर क्या आ सकता है एमआई, पूछा जाता है तो डायरेक्ट कि सबसे डेंजरस टाइप का एंजाइना कौन सा होता है, ये इसलिए डेंजर है क्योंकि उसके बाद में क्या आएगा एमआई आएगा, तो डेंजर तो है ही, ठीक है। तो लिविंग साइन, चलो एनारोबिक लैक्टिक एसिड हो गया भाई, ठीक है, एरोबिक और ऑक्सीडेशन पायरुविक एसिड बनेगा जिसमें वेस्ट के रूप में दो चीजें निकल जाएगी, CO2 निकल जाएगा और पानी निकल जाएगा, ठीक है, ये दोनों वेस्ट में क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, यानी एरोबिक की प्रेजेंस में होगा। ग्लाइकोलाइसिस वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोलाइसिस पहले कहां पे होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, तो यहां पे होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में ग्लाइकोलाइसिस। अब कईयों को ये नहीं पता होगा व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, और यही क्रम बता रहा था जो सीधा पूछा जाता है, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजन से ग्लूकोज है, देखो हाँ ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजन से क्या बनता है ग्लूकोज, ये होता है हमेशा ग्लाइकोलाइसिस, यस नहीं, देखो देखो ग्लाइकोलाइसिस ये टर्म है एक, क्लियर है इसके यहाँ पे, देखो और दूसरे टर्म में देखता हूँ अभी सेकंड टर्म में आ जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसमें ग्लूकोज बना, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस होता है अपना सेल प्लाज्म, ठीक है, इससे बनेगा पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड में से किससे बनेगा भाई ग्लूकोज से, तो अपन डायरेक्ट कह सकते हैं नहीं बने नहीं सकता ना, बिल्कुल सही लिखा था भाई, ठीक है ना, ग्लूकोज आगे ग्लाइकोजन थोड़ी बनेगा, बने नहीं सकता ना, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, और इससे क्या बनेगा ग्लूकोज, इसे हाँ लिखो ये सही करेक्ट याद आ गया, ठीक है, देखो तो क्या है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो उससे पायरुविक एसिड बनेगा, वो तो एक प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस की, लेकिन पहले ग्लाइकोलाइसिस तो यहाँ से स्टार्ट हो गया ना, ठीक है, अब ये दो कंडीशन पर डिपेंड करेगा, अगर स्टोरेज एनर्जी काम में आ रही है तो ग्लाइकोजन से क्या बन रहा है, लेकिन डायरेक्ट ब्लड में जो ग्लूकोज अवेलेबल है तो उसका भी तो क्या है ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है ना, भाई बोलिए होगी, एक तो बॉडी में स्टोरेज फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन है, उससे भी क्या बन रहा है ग्लूकोज, ठीक, चार टर्म एक साथ देख लो, अगर किसी को डाउट है तो देखो, रुको ये चार टर्म होती है, पहले चार टर्म देखो ढंग से आराम से, डोंट वरी, आराम से चार टर्म में चलो आराम से पढ़ो, इनके अंदर इनके आते छुपे हुए हैं, अपन को ज्यादा बाहर से और ये मतलब तो याद आ जाएगा, याद तो नहीं रहेगा कभी भी, अपन को समझना पड़ेगा, तो चारों टर्म देखो पहले, तो चारों टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, स्टार मार्क कर लो, इसका अर्थ निकालो खुद ही, ग्लूकोनियोजेनेसिस, देखो पहला कंसेप्ट है रटने वाली बात छोड़ दो, दूसरा कंसेप्ट है बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी, कंफर्म होना चाहिए, लेकिन ये 100% मेरा सही होना चाहिए, तो सुनो ग्लूकोनियोजेनेसिस सीधी क्रम पूछी जाती है, तो इसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के अलावा जितने भी नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं रिसोर्सेज होते हैं, उससे क्या बनता है ग्लूकोज, यानी प्रोटीन और लिपिड से, तो मैं लिख सकता हूं नॉन कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट से क्या बनता है ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है नियो का मींस न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन, किसके द्वारा नॉन कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट के द्वारा, और सीधा सीधा किसी नहीं पूछा गया कि अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट या सोर्सेज से क्या बनता है ग्लूकोज, उसको क्या बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कहां पे बनता है मेनली लिवर और किडनी में, ठीक है, तो याद कैसे रखना ग्लूकोज बन रहा है, नया ग्लूकोज बन रहा है, किससे बन रहा है नॉन कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन बन रहा है, किससे बन रहा है ग्लूकोज से, और तभी क्या होगा बॉडी में स्टोर होगा,
अभी बॉडी में क्या होगा, स्टोर होगा। तो यहाँ पे हो गया ग्लूकोज बन रहा है किससे, ग्लाइकोजन से। ग्लाइकोजन से क्या बन रहा है, हाँ उल्टा लिख लिया, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन, और ये क्या हो रहा है बॉडी में, स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो अपन जो लिख रहे थे वो बिल्कुल सही है। आगे ना यहाँ पे लिख रहे थे ग्लाइकोजन से क्या बनेगा वहां पे, नेक्स्ट लिख लेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लाइकोजन, और ये ग्लाइकोजन बॉडी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और मेन स्टोर कहाँ पे होता है, लिवर और मसल्स में। नेक्स्ट है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसमें क्या होगा भाई, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन है उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो ये क्या हो गया, ग्लाइकोजन, इसका होगा ब्रेक डाउन और इससे बनेगा ग्लूकोज। अब कौन सी स्टेप नहीं आई वो इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन गया, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन गया तो स्टोर हो गया, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन गया नॉन, तो ये डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। यस, अब एक चीज और बताऊं, अगर अपने भोजन अपनी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर है, ग्लाइकोजन, तो इससे पहले क्या बनेगा, ग्लूकोज, देन आपका उसका क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है ना, देखो एक तो डायरेक्ट अपने खाना खा रहे हैं, उसका डाइजेशन हो रहा है, क्या बनेगा, डायरेक्ट ग्लूकोज, ये ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा और वहां क्या स्टार्ट हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का मीन्स होता है ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है भाई, अब पता चला बाहर से आपने खाना खाना बंद कर दिया तो क्या बॉडी को एनर्जी मिलना बंद थोड़ी हो जाएगी, नहीं होगी। उस केस में क्या होगा, जो स्टोरेज ग्लाइकोजन है ये किस में कन्वर्ट होगा, पहले ग्लूकोज में, और उस ग्लूकोज का वापस क्या स्टार्ट हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस, फिर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की एक्सेस और प्रेजेंस के हिसाब से और क्या बनेगा, एटीपी। ठीक है, अब आपने खाना एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेकर शादी में चले गए, वहां मीठा अच्छा दान मीठा अच्छा, आपने खाना पूर्ति कर ली, एक आदमी दिनों से आया, चलो ठीक है बढ़िया, स्वाद में बढ़िया है, तो आपने क्या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लिया, तो क्या आपकी बॉडी डेली यूज करेगी उससे ज्यादा यूज करेगी, नहीं कर सकती ना, बॉडी तो फिक्स है। तो जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा लिया आपने, कार्बोहाइड्रेट आपने एक्स्ट्रा लिया, वो बॉडी में क्या होगा, स्टोर होगा किस फॉर्म में। ठीक है, तो ग्लूकोज लिया आपने, मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या बना, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज पहले बॉडी में कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लाइकोजन में, और उस टाइम उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोजेनेसिस कब होता है, जब अपने डाइट में, अब सुनना एक बार चालू टर्म थोड़ी क्लियर हो जाए, ग्लूकोजेनेसिस होता है जब डाइट में अपन कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल से ज्यादा लेते हैं, तो यूटिलाइज डायरेक्ट नहीं हो पाता, डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बन जाएगा लेकिन यूटिलाइज नहीं हो पाता, तो बॉडी में स्टोर होगा किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन में। तो पहले उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, और इसको बोला जाता है ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, सॉरी ग्लूको, सही तो बोला, हाँ ग्लूकोज सही तो बोल रहे हैं, अरे सही तो है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना है तो सही तो बोल रहे हैं। अपन ने क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में गया, उसका क्या हुआ, फाइनल ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन में, तो सही तो बोल रहे हैं, उसको ग्लूकोजेनेसिस बोलते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस तो, अरे ग्लाइकोजेनेसिस मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा लेकिन टिकते यहाँ करना होते हो ना, उसको ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन बन रहा है, ये बेसिक चीज तो सोच लो, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, हाँ, और दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, अब आपने 2 दिन तक ऐसे मानो 24 आवर्स या एक दिन फास्टिंग कर दिया, आपने खाना नहीं खाया। ठीक है, अब खाना नहीं खाया तो आपकी बॉडी में जो स्टोरेज ग्लाइकोजन है, स्टोरेज ग्लाइकोजन है, दिस वन जो मसल्स और लीवर में है, ये कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज में, और इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब देखो एक छोटी सी टर्म से आप याद रखिए, लाइसिस का मींस होता है ब्रेकडाउन, जेनेसिस का मींस होता है फॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी लाइसिस हो रहा है, यानी ग्लूकोज का लाइसिस हो रहा है, यहाँ पे भी लाइसिस हो रहा है, बट किसका, ग्लाइकोजन का। ठीक है, तो उसको अपन बोल देंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब ये टर्म क्या बोल रही, अब पता चला आपने 2 दिन तक खाना भी नहीं खाया, बाहर से कार्बोहाइड्रेट नहीं जा रहा, अंदर जो स्टोर था वो भी क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। आप किसका नंबर है, फैट का, तो फैट से जो ग्लूकोज बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। और नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स दो हो सकते हैं, या तो फैट या प्रोटीन। यस, या तो फैट है या प्रोटीन है, तो जब फैट या प्रोटीन से ग्लूकोज बनता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म दिस वन, अब याद कैसे रखना है, नया ग्लूकोज बन रहा है बट किससे बन रहा है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। एक बार अगेन मैं आपको थोड़ा सिंपल वे में बता देता हूं। एक तो लाइसिस का मींस होता है ब्रेकडाउन, क्या होता है, तो यहाँ पे 2 जगह आ रहा है लाइसिस, यानी दोनों जगह ब्रेकडाउन होगा। अब यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और यहाँ पे किसका ब्रेकडाउन होगा, बस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो उससे पायरुविक एसिड बनेगा, देन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एटीपी बनेगा। और अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो पहले क्या बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज का ही आगे क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस, तभी क्या मिलेगी, एनर्जी और एटीपी। यस, डायरेक्ट ग्लाइकोजन से एटीपी नहीं बन सकती, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ये बोलते हैं ना मोनोसेकेराइड और ग्लूकोज। जेनेसिस का मींस क्या होता है, फॉर्मेशन या सिंथेसिस, जेनेसिस मींस क्या होता है, सिंथेसिस। तो इसमें सिंथेसिस हो रहा है, किसका सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे, ग्लाइकोजन का, और किससे, ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज कहां से आया, जो आपने एक्स्ट्रा खाना खाया था किसी शादी में जाके, अब यूटिलाइज बॉडी नहीं कर पा रही, उसमें मीठी डाइट है यानी स्वीट है, यानी क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो वो क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है ना, और स्टोर किस फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन का। यस, समझ में है ना, ग्लाइकोजन का जेनेसिस यानी सिंथेसिस, और किससे होगा, ग्लूकोज से होगा। ग्लूको मींस ग्लूकोज का, और किससे होगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट से सिंथेसिस होगा। तो देखो 2 में लाइसिस है, 2 में जेनेसिस है। जेनेसिस का मींस होता है सिंथेसिस, ये टर्म हल्के में मत लेना, सीधा इनका ये किसने आया हुआ है, फिर इसका अर्थ क्या होता है। तो एक बार सभी फ्री होके ये देख लो, लाइसिस यानी ब्रेकडाउन, जेनेसिस यानी सिंथेसिस। तो 2 में तो हो रहा है ब्रेकडाउन, इसमें तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, और इसमें किसका हो रहा है, ग्लाइकोजन का। सेम तो हो नहीं सकते ना, वरना क्या फायदा है,
इन दोनों में हो रहा है सिंथेसिस, इसमें किसका हो रहा है ग्लूकोज का, और इसमें सिंथेसिस हो रहा है ग्लाइकोजन का। तो चीजें आसान करनी पड़ती है, ठीक है, कितना आसान हो गया, पहले बार ऐसे लग रहा पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, और ग्लूकोज किससे बनता है, मेन तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन यहाँ पे नॉन कार्बोहाइड्रेट से, इसलिए अपने वर्ड क्या लिखा, नियो, व्हाट इज नियो, यानी नियो से आपको याद रखना बिना कार्बोहाइड्रेट से, एक शब्द, और ये आपका ट्यूशन सही करा देगा। नियो का मींस नया, और नया इन द सेंस बिना कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। और नेक्स्ट है ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन, जेनेसिस यानी सिंथेसिस। तो चारों टर्म सिंगल कोई कैंडिडेट जिसके क्लियर नहीं है, इससे सिंपल हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, दोबारा बताओ एक बार, ठीक है, हाँ नहीं हो सकता है। देखो ये तो गलती करते हो, सुनो, ये तो आपसे देखो, ये अपन एक छोटी सी बात सुनो, चलो इस बात, ठीक है ना, मैं अरे अरे इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग, अपन किसी की तरफ उंगली करते हैं तो बाकी की फिंगर्स अपनी तरफ होती है, तो आप कि वो बंदे के समझ में आया नहीं आया, ठीक है, आप उसके लिए कैसे कर सकते हो, पहले अपनी तरफ देखो, यस, तो बिल्कुल हाँ। और ये बॉल भी कौन से रहे जिनके समझ में नहीं आया ना, अब वो तो क्या करे, ये एक तरीका होता है थोड़ा जब फ्रस्ट्रेशन होता है ना, उसके समझ में नहीं आया, उससे पूछ लिया, और वो बंदा ये चाह रहा है कि मैं घर पे जाके मेरा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूं, ये सबसे बड़ी उसकी समझदारी की बात मानता हूं मैं, यस। बट एक बात और बता दूं, हो सकता है उसके यहाँ 1 मिनट में ये समझ में आ जाए, और जिनके नहीं आया ना वो 1 घंटा भी रूम पे या जहाँ पे घर पे पढ़े तो नहीं आए, कोई जरूरी नहीं, फिर भी तो समझदारी वाली बात उसने की कि एक बार और 1 मिनट में देख लो, ठीक है भाई, करता है, ठीक है, बात हो रही है। तो देखो लाइसिस का मीन्स होता है ब्रेक डाउन, जेनेसिस का मीन्स होता है सिंथेसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस यानी इसमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो पायरुविक एसिड बनेगा, क्या बनेगा भाई, पायरुविक एसिड बनेगा, यस। और ये कहां पे बनेगा, ये बनेगा साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और फिर ये पायरुविक एसिड कहां इंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, और आगे वो पूरी साइकिल, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, पढ़ते हो ना, क्लियर, ठीक है। इसके बाद में ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आई अगेन रिपीट, क्योंकि क्वेश्चन इस टर्म का पूछा गया है, और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी सिंथेसिस, किसका सिंथेसिस, ग्लूकोज का, सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। कुछ बंदे इस ग्लाइको लेके कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो भी क्लियर कर देता हूं। ग्लाइको का मींस यहां ग्लूकोज निकालना आपको, और यहां ग्लाइकोज निकालोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो 100% ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन, वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना। ये अपन पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में, माइटोकॉन्ड्रिया वो पढ़ते हैं ना, क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट आ ग्लाइकोजेनेसिस, तो जेनेसिस का मींस सिंथेसिस, वो किसका, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन किससे बनेगा, ग्लूकोज से। तो जब सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो लाइसिस यानी क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन किसका होगा, ग्लाइकोजन का, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, और उससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, उससे क्या बनेगा, और ये ग्लूकोज इसका वापस क्या होगा, ब्रेकडाउन, उसको ग्लाइकोलाइसिस बनेंगे, और ये वापस क्या बनेगा, पायरुविक एसिड जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, स्टार्ट होगी क्रेब्स साइकिल, फिर एटीपी बनेंगे, फिर वापस क्या होगा, ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्म है एक, तो ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन, उससे ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, उससे पायरुविक एसिड बनेगा, ठीक है ना। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और यही तो होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन से बोलते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में, सॉरी प्रेजेंस में, तो वो कहां पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा, और अगर एब्सेंस में होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा। तो ठीक है, क्लियर, चारों टर्म, ठीक है। ये टर्म डायरेक्ट इसमें जो क्वेश्चन आता है ना वो टर्म से आता है, ठीक है। तो ये जरूर थोड़ा समझने की कोशिश करना, हाँ भाई, इस अभी हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हाँ, तो आपको सिंगल कैंडिडेट के टर्म समझ में नहीं आई होगी, एक बार घर पे जाके वो रिपीट कर लेना, पढ़ लेना, जो बार बार पूछ रहे हो ना, ये साइंस में क्या पूछा जाता है, उसी में पूछा गया क्वेश्चन था, सेकंड टर्म वाला ग्लूकोज, नो, इसलिए चारों टर्म यहाँ डालनी पड़ी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, और कहाँ पे स्टोरेज होता है, स्टोरेज में लिवर एंड मसल्स में। नेक्स्ट डाइटरी फाइबर भी इसमें देते हैं, क्यों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था कि डाइटरी फाइबर किसके पार्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के, इसलिए अपन को देखना पड़ेगा। डाइटरी फाइबर को क्या बोल सकते हैं भाई, अपन रागीज बोलते हैं, ठीक है। और कौन से पेशेंट को, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, लो डाइटरी फाइबर को क्या बोलेंगे अपन, कौन सी डाइट बोलेंगे, एनीवन, लो, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। अब और को बोलेगा पीछे से, एनीवन, लो फाइबर डाइट का दूसरा नाम होता है लो रेजिड्यू डाइट। और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लो रेजिड्यू डाइट कौन से पेशेंट को दी जाती है, कौन से पेशेंट को है, कॉन्स्टिपेशन वाले को हाई देंगे ना, जिसके यहाँ तो डायरिया, डायरिया वाले पेशेंट को, ठीक है। और इसके अलावा है नहीं, डाइट आपके न्यूट्रिशन में पढ़ाएंगे, चलो ठीक है। तो लो रेजिड्यू डाइट पर कौन से बता सकते हैं, मैंने जिस पेशेंट की डायरिया होता है, तो मेरा कहने का मतलब लो रेजिड्यू तो बढ़ जाए ना, लो रेजिड्यू। अब अगर किसी पेशेंट के कोई अल्सर वगैरह, अल्सर पोस्टमेशन है, तो वहां पे एक स्पाइसी और लो डाइट देते हैं उसको, लो फाइबर डाइट, क्योंकि फाइबर डाइट क्या करेगी, इरिटेशन का काम करेगी, ठीक है। और एक स्पेशल डिजीज, तो पहले देख लेते हैं, डाइटरी फाइबर को बोलते हैं रागीज। तो ये दो टाइप होते हैं, इनसोल्युबल और सोल्युबल। इनसोल्युबल यानी जो सोल्यूट नहीं होते, यानी घुलते नहीं है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज आ जाएगा, और सोल्युबल में अपने आ जाएंगे पेक्टिन और गम, ये घुल जाते हैं, बोल के देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो गुस्सा होता है, इस बोल का गुस्सा होता है, वो क्या है, फाइबर का बेस्ट एग्जांपल है, जिसको हस्क ऑफ इस बोल बोलते हैं, आएगा अभी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इस बोल का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि फाइबर डाइट का बेस्ट एग्जांपल, यस, जिसको हुस्क ऑफ इस बोल बोला जाता है, एंटीवायरस के।
तो वो पानी में घुलते नहीं है, यानी इनसोल्यूबल। बट पेक्टिन और गम्स को अगर आप बोलोगे तो ये क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, यानी सोल्यूबल फाइबर। ये लिख लो एक बार। और फाइबर का एक दो क्वेश्चन और भी आता है आपके डाइट से रिगार्डिंग, ठीक है। तो सोल्यूबल इनसोल्यूबल में आ गया अपना सेलुलोज, जो किस टाइप का है, पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड कौन सा, होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक है ना। और नेक्स्ट पेक्टिन और गम कैसे पढ़ते थे, हेटेरोपॉलीसेकेराइड पढ़ते थे ना अभी, चालू पढ़ते थे, गम पेक्टिन हाइलोरिक एसिड और हिटेरिन किसमें आए थे, हिट्रो में। तो हिट्रो वाले सोल्यूबल होते हैं अपन कह सकते हैं, और होमो वाले क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, जिसमें सेलुलोज आएगा, हेमिसेलुलोज आएगा। आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज फॉर द फाइबर डाइट 30 to 40 ग्राम पर डे होना चाहिए आपका, ठीक है, ये भी नोट कर लो। आरडीए कम से कम डेली का कितना फाइबर लेना है, तभी दूर होगे कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम से। तो 30 से 40 ग्राम। और बेस्ट क्या सोर्स होते हैं फाइबर का, एक तो ब्रांड होते हैं, यानी छिलका, बीआरएन ब्रांड यानी क्या होता है, छिलका। एक और होता है, एक जैसे वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, और इसबगोल, हस्क। These all are the best source of the fiber diet. Yes, अभी रिसोर्सेज मिल रहे हैं आप। तो सोर्स फुल ग्रेन हो गया, ब्रेन हो गया, और ब्रेन से एक इंपॉर्टेंट चीज चलो आगे पढ़ेंगे, लेकिन याद आ गया इसलिए बता देता हूं। राइस सीक्रेट डिजीज किसको बोलते हैं, राइस सीक्रेट डिजीज, एनीवन? हाँ, ये तो वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछा जाता है, राइस सीक्रेट डिजीज, मेज ईटिंग डिजीज। हाँ बहुत बढ़िया, बोल दिया इन्होंने, थाइमिन बोला ना, बोला नहीं बोला? हाँ, तो बेरी बेरी किसकी कमी से होते हैं, थाइमिन की, B1 की कमी से, उसी को बोला जाता है राइस सीक्रेट डिजीज। क्योंकि जो लोग चावल को धोखे खाते हैं, धोखे इन द सेंस यानी उसका क्या हो जाता है, ब्रेन जो ब्राउन, ब्राउन यानी छिलका होता है, ठीक है, ये ब्रेन गलत लिखा हुआ, ब्राउन, ब्राउन का मीन्स होता है छिलका। तो चावल की जो पॉलिश है वो उतर जाती है, उसमें मेनली क्या होता है, विटामिन B1 होता है, और उसकी क्या हो जाती है, कमी होती है। तो B1 की कमी से थाइमिन होता है, इसलिए थाइमिन आल्सो नाउन एज द राइस सीक्रेट डिजीज। यस। और मेज ईटिंग डिसऑर्डर, अरे यही कुछ आते हैं, मेज यानी मक्का, मेज का मीन्स क्या होता है, मक्का, पता ना मक्का खाने की चीज। तो मेज ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, पेलेग्रा, बहुत बढ़िया, पेलेग्रा यानी विटामिन B3 नियासिन की कमी से क्या होता है, पेलेग्रा, उसको बोलते हैं मेज ईटिंग डिसऑर्डर। क्योंकि जो अमीनो एसिड जैसे नियासिन बनता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है किसमें, मेज में। अब जो देखो एक क्वेश्चन आ रहा है ऑलरेडी, अब जैसे किसी बंदे को 2-4 किलो कैलोरी डेली की चाहिए, ठीक है। अब अगर ये या तो बैलेंस डाइट उसी को बोलते हैं, हर चीज इसमें होनी चाहिए। अब पता चला इस बंदे ने 1800 किलो कैलोरी केवल एक ही सोर्स से ले रहा है, तो सीधी सी बात है इसकी एनर्जी तो पूरी हो रही है, बट बाकी चीजों की क्या हो रही है, इसमें डिफिशियंसी हो रही है। तो मैं बोल रहा हूँ मेज ईटिंग डिसऑर्डर, यानी जो बंदा कैलोरी के लिए केवल किसका यूज कर रहा है, मेज का, तो बाकी चीजें नहीं ले पा रहा, सीधी सी बात है, बाकी चीजें नहीं ले पा रहा, यानी ओनली मेज ले रहा है, यानी इसमें एक नियासिन बनने वाले अमीनो एसिड की कमी होती है, जिसकी वजह से उस बंदे में किसकी कमी हो जाएगी, नियासिन यानी विटामिन B3 की, और इसकी वजह से उसमें क्या देखने को मिलता है, पेलेग्रा। तो इसलिए बोला जाता है मेज ईटिंग डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं राइस ईटिंग डिसऑर्डर, B1 को, ठीक है, वेरी वेरी को। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन ये आया था कि एक बच्चा जो केवल मिल्क के ऊपर डिपेंड है, मतलब और कुछ नहीं ले रहा, केवल दूध ही दूध ले रहा, माँ का दूध, मम्मी का दूध, जो भी बोलो, ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है, यस। तो उसमें अब आपको बताना है को किसकी कमी हो सकती है, आयरन की, यानी एनीमिया हो सकता है। तो उसका सेम यही कंसेप्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, समझना मेरी बात, यानी उसकी भूख तो मिट रही है बच्चे की, लेकिन वो केवल किससे मिट रही है, दो से, यानी वो ऐसी बात, वो चीजें नहीं ले रहा डाइट में, सेम ऐसा कंसेप्ट यहाँ, यस। इसलिए अपन बोलते हैं राइस सीक्रेट डिजीज, मेज सीक्रेट डिजीज, या जो केवल मिल्क का यूज कर रहा है तो उसमें आयरन की कमी हो जाएगी, क्योंकि बाकी सोर्स वो नहीं ले रहा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप में पूछे जाते हैं, फिर आप क्या सोचते हो यार ये चीज तो पढ़ाने कहाँ से आ गई, ठीक है। तो ये चीजें इसलिए अपने को क्या होती है, थोड़ी समझना जरूरी होती है, ठीक है। तो बेस्ट सोर्स क्या होते हैं हमेशा, होल ग्रेन हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएगा, BRAN भाई, BRAN, ब्राउन का मीन्स होता है छिलका, फ्रूट्स हो जाएंगे सब गोल। इसलिए फंक्शन वर्क एज लग्नेटिव इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एंड यूज्ड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, इसमें यूज किया जाता है किसका, डाइटरी फाइबर का, यस। दिस वन लो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लो रेजिड्यू डाइट क्या होता है, और ब्लेंड डाइट क्या होता है, बिना किसी मसाला, तो वहां जैसे वर्ड अपने आता नहीं है, ठीक है। लो फैट डाइट, लो स्पाइसी डाइट, यानी अपन क्या बोल सकते हैं, लो फैट डाइट। तो लो फैट डाइट को बोला जाता है ब्लेंड डाइट, ठीक है। तो ब्लेंड डाइट आती है, आपको समझना है, लो फैट डाइट की बात हो रही है। लो रेजिड्यू डाइट आ रही है, इसका मींस लो फाइबर डाइट। और कौन से पेशेंट को जिसकी कोलोनोस्कोपी होनी है उसको एक दिन पहले मना कर दिया जाता है, यानी विजुअलाइजेशन ऑफ द कोलन बाय द स्कोप, कॉल्ड कोलोनोस्कोपी, यस, ठीक है ना। तो उसके पहले दिन मना करते हैं, देन आफ्टर 1 डे आफ्टर प्रोसीजर होने के एक दिन बाद तक उसको फाइबर डाइट बिल्कुल अवॉइड की जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लो रेजिड्यू डाइट। तो इसलिए अलग तरह से लिखा है ताकि आपकी नजरें इस पे अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। तो लो रेजिड्यू डाइट पूछा है, अब अपने को ये नहीं पता होता रेजिड्यू क्या होता है, यानी लो फाइबर डाइट की बात हो रही है। और ब्लेंड वाला आगे लिखा देंगे लिपिड में, फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ब्लेंड डाइट बोलते हैं लो फैट डाइट, लो लिपिड डाइट, ठीक है। और इसके अलावा क्या करते हैं, फाइबर ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं, यानी कुल मिला के ये क्या करते हैं, वाटर का एब्जॉर्ब करते हैं। तो ब्लड फॉर्मेशन होता है, उससे क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ता है, पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन पहुंच जाता है, ठीक है। तो वर्क एज लग्नेटिव ये हो गया इसमें, तो ये राइट डाउन कर लो एक बार। और कौन सी मेडिसिन पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाती है, एनीवन बताया होगा मेरा शायद, बोलते हैं जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाने वाली ड्रग्स है, ये तो अलग है, जीआरडी में यूज करते हैं अपन, लग्नेटिव तो यानी ये तो कोलन के, जीआरडी में ड्रग जो अपन क्या करते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को यहां से स्टार्ट करके बढ़ाना, क्या बोलते हैं उसको, डोमपेक्टोन बताया था ना। अरे जीआरडी में क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बना देते हैं ताकि जल्दी से खाली हो, ठीक है। उसके ड्रग ऑप्शन इसमें भी फिर वही बताते हैं ना, डोमपेक्टोन प्रोकाइनेटिक ड्रग, और एक दो होते हैं, एक तो प्रोकाइनेटिक होती है, दो टर्म बताई थी ना,
यहाँ पे किसी को वहां से क्वेश्चन आता है इसलिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो प्रोकाइनेटिक ड्रग है, क्या बताइए, भूल जाते हो आप यहाँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसे ध्यान रखना, जीआरडी वाले पेशेंट को डोम पेरिटोन देते हैं, वो वहां का पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ा देती है, ठीक है। मेरे को भी थोड़ा, ठीक है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है इसलिए जीआरडी वाले के लिए डोम पेरिटोन देते हैं, पेरिस्टालसिस बढ़ती है। ये तो क्या पोलन का पेरिस्टालसिस बढ़ाएगी तो कॉन्स्टिपेशन टूटेगा, ठीक है। तो डोम पेरिटोन का यूज करते हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग। और ये क्या होती है, एक तो जो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है, बॉडी में क्या करती है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एग्जांपल होता है डोपामाइन वाला, अगर आपको याद है, ठीक है ना, लियोडोपा डोपामाइन में जाके कन्वर्ट होता है, तो वो किसका प्रोकाइनेटिक में आ जाएगा। और डोम पेरिटोन वाला वो भी पी से स्टार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, याद है किसी को टर्म, नहीं वो तो प्रोकाइनेटिक को बता दिया ना मैंने, यस। दोनों टर्म है, मिलती जुलती है, दोनों में गड़बड़ होती है। तो आप याद रखना डोम पेरिटोन यूज करते हैं जीआरडी वाले पेशेंट के लिए टू इंक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। बाकी फाइबर का यूज करेंगे कॉन्स्टिपेशन के लिए, जो लग्जेटिव का काम करती है। कोलोनोस्कोपी के लिए लो रेजिड्यू डाइट। तो आज लगभग अपना कार्बोहाइड्रेट हो गया होगा, देख लेते हैं एक बार, नहीं याद हुआ था मेरे, ठीक है। एनर्जी कल पढ़ेंगे अपनी कितनी चाहिए, ओके थैंक यू, ठीक है, ठीक है। तो एक बार सभी जो ये चीजें इंपॉर्टेंट है देख लेना, आपके एसएससी में इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। हाँ इसमें यार हाँ यस, स्टॉप हो गया ना, ठीक है हाँ।
तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर चुके थे। तो ब्रीफली एक बार मैं बता देता हूँ अबाउट कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, किस टाइप की